तो सीआईडी में और प्राइवेट डिटेक्टिव में क्या डिफरेंस है? कभी ऐसे पुलिस के साथ मिलके आपने इन्वेस्टिगेशंस किए? डिवोर्स केस जब चल रहा होता है आपका, तो उसमें सबसे ज्यादा क्लाइंट्स वही होते हैं। कभी ड्रग्स केसेस हैंडल किए हैं आपने? मूवीज में दिखाते हैं कि जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो पूरा भेस बदल के जाते हैं, दाढ़ी लगा ली, मास्क लगा ली, अलग तरह से। रियल लाइफ में क्या सिचुएशन रहती है? रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट है। कितना चार्ज करते हैं हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मैरिज से तो बैकग्राउंड का स्टार्ट करते हैं तो 50 के आसपास तो रहता ही है। 50,000 के हाँ, आसपास। मेड उसके साथ इन्वॉल्व थी। ओएमजी, अनमेरिड विमेन को लिया जाता है एज अ डिटेक्टिव एजेंट रियल लाइफ में। तो एक विमेन जिसको डिटेक्टिव बनना है वो अपनी जर्नी कैसे शुरू करे? हेलो भावना जी, कैसे हो आप? आई एम फाइन, आप बताइए मीनाक्षी जी। मैं ठीक हूँ, थैंक यू आने के लिए, लिटरली थैंक यू आने के लिए। मोस्ट वेलकम। नो, फीलिंग कंफर्टेबल। या डिटेक्टिव एजेंट, या मतलब ऐसे हम बचपन में से सोचते थे ना डिटेक्टिव एजेंट कैसे होते हैं, मैं फाइनली ऐसे बात कर पा रही हूँ, दैट टू अ वुमेन। मतलब इट्स लाइक सो मच इंटरेस्टिंग फॉर मी, तो थैंक यू आने के लिए। कैसे शुरू हुआ आपका ये जर्नी? मतलब क्या आपने ऐसा कब, कौन सी एज में आपको आया कि आपको डिटेक्टिव एजेंट ही बनना है? देखो मीनाक्षी, ये कहना तो कि किस एज में आया या मुझे डिटेक्टिव बनना है ये तो नहीं सोचा था, बिकॉज आप समझ सकते हो कि अपने इंडिया में आज से 22-23 इयर्स पहले इतना सब कुछ पॉपुलर नहीं था डिटेक्टिव्स के लिए। सिर्फ लोग सीबीआई या सीआईडी जानते थे। तो हमारे यहाँ पर अक्सर नाम वगैरह लेते रहते थे, सीबीआई है, सीआईडी है, ऐसा करना है वैसा करना है, क्योंकि थोड़ा एजुकेटेड ब्रदर वगैरह थोड़ा आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो एजुकेशन माहौल जो एटमॉस्फेयर था हमारे घर का वो काफी अच्छा था। तो बातचीत होती थी तो सुनते रहते थे। और दूसरा, हम लोग जब अपने मामा जी के घर जाते थे, कह सकते हो आप ननिहाल जाते थे, तो वहां पर ना एक इंस्पेक्टर थे उनके घर के ऊपर, वो सीआईडी में जॉब करते थे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता था यार सीआईडी है तो ऐसा करते होंगे वैसा करते होंगे, बस इतना तो रहा। बट ये डिसाइड नहीं था कि कोई प्राइवेट डिटेक्टिव भी होता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था एग्जैक्टली। फिर जब मैं दिल्ली आई तो यहाँ पर पता लगा कि एक कंपनी है टाइम्स डिटेक्टिव एजेंसी, उनको मेल फीमेल चाहिए डिटेक्टिव्स इंक्वायरी वगैरह करने के लिए, ऑफिस स्टाफ के लिए। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो तब जाकर मुझे लगा कि एक बार ट्राई करते हैं, कुछ जाता नहीं है अगर ये रिक्वायर कर रहे हैं। हाँ। तो वहां जाकर उनसे मिली, तो उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन किया था। तब मुझे लगा कि नहीं यार, अब तो सब छोड़ो, इसको डिटेक्टिव लाइन बहुत बेटर है जो मुझे सेटिस्फाइड कर सकती है। अच्छा, ओके, सो दैट्स हाउ यू स्टार्टेड। स्टार्टिंग का देखिए, जहां तक आप बात करते हैं, तो मैं जब आई थी यहाँ पर दिल्ली तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने भारतीय विद्या भवन से पीजी किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में डिप्लोमा लिया था। और जब मैंने उनका एड देखा, उनसे जाकर मिली, तो उनको मेरे बॉस थे मिस्टर प्रदीप शर्मा जी, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आप इस लाइन में काम करना चाहती हैं? मैंने कहा हाँ। कि आपको फील्ड में करना होगा? मैंने कहा कोई इशू नहीं है, मैं कर सकती हूँ। कहते हैं ठीक है। तो पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगा है कि बहुत छोटी नई जगह से निकल कर आई है, छोटी जगह से जोश से भरी हुई है, थोड़ा ठंडा होगा वापस चली जाएगी। क्योंकि अक्सर हम लोग जब आते हैं यूपी वगैरह से या कहीं से, हाँ। तो लोग हमारे बारे में अक्सर ऐसा ही सोचते हैं दिल्ली में। तो उन्होंने भी ऐसे ही सोचा कि भाई जोश से भरी है, देखते हैं इसको टास्क देते हैं, ये कर पाती या नहीं कर पाती। तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया कि चलो भाई हम आपको देखते हैं, अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप इसमें रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। तब तक मैं भी आपको रिप्लाई नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, आप बताइए। तो उन्होंने मुझे एक ना फैमिली में भेजा कि वहाँ सिर्फ आपको ये पता करना है कि वो लड़की मैरिड है या नहीं है, सेकंड मैरिज हो चुकी है उसकी या नहीं हुई है, क्योंकि फर्स्ट डिवोर्स ही है। मैंने कहा ठीक है। तो एज ए सेल्स गर्ल मैं वहाँ गई, मेरी एक कलीग भी उन्होंने एक साथ में भेजा ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो वो हैंडल कर ले। बट जब हम डोर टू डोर सेलिंग कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि हमें घर का एड्रेस था, बट हमें वहां से क्या होता है कि अपने आप को हिडन रखने के लिए हमें 1-2 घरों में और नॉक करना होता है। तो जब हम नॉक कर रहे थे और जब हम पर्टिकुलर उनके घर पर पहुंचे, तो जो कलीग थी वो दूसरे घर में थी और मैं उनके गेट पर नॉक किया। उसकी मदर आई तो मैंने अपने प्रोडक्ट वगैरह दिखाया, फिर उनसे 2 मिनट बात की, उनको मतलब कन्विंस कर लिया। और उसके बाद उनसे पानी मांगा, तो वो पानी लेकर आने लगी। तो पानी पीते पीते मैंने पूछ लिया आपके घर में कौन है, क्या है, कैसे। जब हम लोग जस्ट बात ही कर रहे थे, तो इतना तो मुझे पता लग गया कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी कर दी है, सेकंड मैरिज हो गई है उसकी, और किस जगह पर हुई है वो भी कंफर्म हो गया। तो मैं वहां से बात और कुछ जानने की कोशिश करती, तब तक अंदर से उसके फादर आए और आते ही कहते बेटे आपको किसने भेजा है?
मैंने कहा नहीं अंकल, ऐसा तो किसी ने नहीं भेजा, हम तो आंटी से बात कर रहे थे अपनी मासूमियत को, मैंने जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं और अपनी मासूमियत ओढ़ ली अच्छे से और बड़े प्यार से कहा नहीं अंकल ऐसा तो कोई इशू नहीं है, मुझे तो आंटी से बात कर रहे थे, अच्छा लगा इसलिए बात कर रही थी। कहते बेटा मैं आईबी में हूँ, आई एम नॉट स्टूपिड, तो आप ये बताओ आपको किसने भेजा है? तो आप समझ सकते हो कि उसके बाद मेरी क्या कंडीशन हुई होगी वहां पर, क्योंकि फर्स्ट केस और फर्स्ट कांड तो नर्वस तो हो गई एकदम से। अब मैंने मुड़कर देखा तो मेरी कलीग भी मेरे पास नहीं थी कि वो संभाल सके या कुछ कर सके। फिर मैंने कहा यार कुछ तो करना ही पड़ेगा अपना दिमाग को ने बिल्कुल अपने आप को साइलेंट किया और शांत किया। मैंने कहा, फिर मैंने उनको एक ही बात बोला, मैंने कहा अंकल आपको गलतफहमी हुई है, मेरी ये आईडी है, ये प्रोडक्ट्स है, आप देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप कंफर्म कर लेना कि मैं यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ। मैंने कहा वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है, मुझे नहीं पता मुझे आपकी बेटी से आपकी फैमिली से क्या करना है। एनीवे मैंने उनको काफी कोशिश की कन्विंस करने की। आई डोंट नो कि वो कन्विंस हुए या नहीं हुए, मुझे नहीं पता, पर थोड़ी देर बाद वो बोले कोई बात नहीं बेटा, आप जैसे आए हो वैसे चले जाओ, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं निकल आई वहां से, अपनी कलीग को भी बुला लिया, हम लोग बाहर चले गए जब अपार्टमेंट से। तो जो जिनके यहाँ मैं जॉब कर रही थी वो सर हमारे साथ थे एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट केस था तो उनको फीमेल्स को एज ए सेफ्टी वो कई बार अपने साथ वो रखते थे कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो इन लोगों को। तो जहां वो लोग खड़े हुए थे उन्होंने कहा था मिलने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों ने उनसे ना मिलकर सीधा बस पकड़ा और अगले स्टॉप से जाकर उनको फोन किया। मैंने कहा हम लोग यहाँ खड़े हुए, आप यहाँ आ जाइए। कहते क्या हुआ? मैंने कहा नहीं आप आ जाओ फिर बात करते हैं। वो आए तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आपको पता था कि उनके फादर आईबी में है? तो उससे ज्यादा सरप्राइज में जब हुई जब उन्होंने कहा हाँ मुझे पता था, तो उससे ज्यादा शौक मुझे जब लगा, मैंने कहा अगर आपको पता था और आपने हमें फिर भी वहां भेज दिया, कि मैंने तो इसीलिए भेजा कि अगर तुम आ गई से नॉर्मल वापस तो सब ठीक है, इसका मतलब तुम कर सकते हो, और नहीं आ सकते या कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो इट मीन्स तुम्हारे अंदर माइंड का नहीं है जो अपना यूज कर पाते। अब मैं उनको देखती रही, काफी देर सोचती रही। मैंने कहा फिर आपको क्या लगा कि आई थिंक तुम कर सकते हो, अगर तुम सेफ्टी बाहर आ गई हो सेफली और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब तुम कर सकते हो काम को, अब तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा ठीक है मैं कल बताऊंगी। सर सोचती रही, मैंने कहा यार इन तो सर को भी पता है, उनको भी पता था आईबी में बंदा है और उन्होंने घर भेज दिया ये हो। एनीवे काफी कंक्लूजन चलते रहे, पर लास्ट में डिसाइड किया, मैंने कहा यार करना है तो करना है, डरना क्या है। मैंने कहा ये सब तो लाइफ में किसी में भी हो सकता है, मैंने कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर जो होना है वो तो हो गई, तो इससे बेटर है कि आप इस काम में आगे बढ़ो। हो सकता है कि मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी या जैसा मैं चाहती हूँ, जो मैं कभी सोचती थी, तो मैंने कहा शायद मैं कर सकूं, तो इसलिए फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा और उनको ज्वाइन कर। तो कभी ऐसा हुआ कि एज अ डिटेक्टिव एजेंट आपका फील्ड वर्क ज्यादा होता है, तो पेरेंट्स से कभी रिस्ट्रिक्शंस आए आपको? एक्चुअली जहाँ तक पेरेंट्स की बात है तो काफी टाइम तो उनको पता ही नहीं था कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रही हूँ। डिटेक्टिव एजेंट वाली क्वालिटीज उनको भी नहीं पता था। क्योंकि उनको ये पता था कि कुछ टाइम मैंने न्यूज़पेपर में काम किया था स्टार्टिंग में, फिर मैंने उनको बोल दिया कि मैं इसमें डिटेक्टिव एजेंसी में कर रही हूँ पर डेस्क वर्क कर रही हूँ। तो डेस्क वर्क के नाम से अक्सर फैमिली में आपको कोई ना नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है ठीक है डेस्क पर काम कर रही है, ऑफिस जा रही है, 10 से 6 की ड्यूटी है, और हमारा टाइमिंग में नॉर्मली कोशिश रहती थी 10 से 6 7 बजे तक हम घर आ जाते। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जब थोड़ा सा कुछ काम करना स्टार्ट किया, कुछ हुआ, तो पब्लिसिटी जब बढ़ी ना, तब फिर घर वालों को पता लगा कि, क्योंकि एक दिन आर्टिकल आ गया था एसटी में, हिंदुस्तान टाइम्स में, तो उनको पता लगा कि जब विद फोटो आया कि भाई ये तो फील्ड में काम कर रही है और इतना कुछ कर चुकी है कि हमें पता ही नहीं है। तब उन्होंने फिर कहा ठीक है छुपाने की जरूरत नहीं थी, जब आप इतना अच्छा कर रहे हो और कर सकते हो तो आप करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर था उनके लिए जब उन्होंने एकदम से, आप पता लगता है न्यूज़पेपर के थ्रू कि कह क्या रही थी, वो कर क्या रही है। हाँ, वही, वो भी डिटेक्टिव एजेंट। हाँ तो थोड़ा उनके लिए भी डिफरेंट था, क्योंकि ये तो सबको पता था, पर प्राइवेट फील्ड में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि डिटेक्टिव्स का नाम उतना कॉमन नहीं था तब, हर कोई नहीं समझ पाता था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बोलो कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं तो सोचते रह जाते हैं अच्छा प्राइवेट डिटेक्टिव्स क्या करते हैं, कैसे होते हैं, सीआईडी में आपको गवर्नमेंट सैलरी देती है, मतलब उनका कंफ्यूजन अभी भी है कुछ लोगों का, बट अब तो काफी अवेयर हो चुके हैं, तो वो चीजें अब फिनिश हो रही है, खत्म हो रही है धीरे धीरे अब हमारे लिए। तो सीआईडी में और प्राइवेट डिटेक्टिव में क्या डिफरेंस है? देखिए सीआईडी एक गवर्नमेंट संस्था है और हम लोग अपने प्राइवेट लेवल पर करते हैं, कि जो हमें पेमेंट देता है, जो हमसे पर्सनल अपनी इंक्वायरी कराता है, तो हम लोग उनके लिए काम करते हैं। और सीआईडी है तो जो क्राइम होगा या कुछ उस तरह की इंक्वायरी होगी तो वो लोग उन पर गवर्नमेंट अप्रोच करती है उसको कंप्लेंट बेस पर। हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं होती, कुछ नहीं होता,
सिर्फ सिंपल हम आपके लिए काम करते हैं, उसके बदले में हम आपसे पैसा लेते हैं। तो उस तरीके से हम लोग प्राइवेटली काम करते हैं। ओके, इट्स लाइक अभी क्लाइंटेल चेंज हो जाता है, वहाँ पे गवर्नमेंट आपको चीजें असाइन करती है, गवर्नमेंट ही पे करती है, यहाँ पे वो क्लाइंट्स पे कर रहे हैं, क्लाइंट्स पे करता है। हाँ। एंड व्हाट अबाउट द रॉ एंड डिटेक्टिव एजेंट? रॉ और डिटेक्टिव एजेंसी से तो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि रॉ का काम जो है वो एक डिफरेंट वर्क है और हमारा काम तो बिल्कुल पर्सनल है। अब जैसे कि हम लोग पर्टिकुलर किसी एक आदमी के लिए काम करते हैं, रॉ हो या वो तो रॉ तो कंट्री के लिए काम करती है, तो वो तो टोटली डिफरेंट है। वो तो इन चीजों को सोचते भी नहीं है। तो ऐसा कुछ कॉमन है जो सीआईडी में, रॉ में और डिटेक्टिव एजेंट में कुछ ऐसा कॉमन है? देखिए, कॉमन तो कुछ भी नहीं कह सकते। केसेस होते हैं, कई बार बहुत सारे केस होते हैं जो सीबीआई भी आते हैं, सीआईडी में भी चल रहे होते हैं, तो कई बार वो लोग नहीं उनसे सेटिस्फाइड हो जाती है, उनके लॉन्ग पीरियड में जा रहे थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो उनका एक तरीका होता है करने का। वो उस केस में उनके लिए हजारों केस होते हैं उस जगह पर, हमारे लिए पर्टिकुलर एक वो पेमेंट दे रहा है सामने वाला बंदा, और वो हमारे लिए एक केस है, तो डेफिनेटली हम उसको शॉर्ट टाइम में जल्दी करना चाहेंगे, क्योंकि हमें आगे की पेमेंट मिल जाएगी फिर। और उनको उससे कुछ मिलना नहीं, उनको तो एक कोर्ट में प्रूव करना है, ये करना है, वो करना, हमारे लिए इतनी हेडेक नहीं होती। तो काफी डिफरेंसेस आ जाते हैं इस चीज को लेकर। सही बात है। आपके वर्क के क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस कुछ लीगल इनलीगल इश्यूज हैं, बट ठीक है, हम लोग कुछ अपने तरीके से उसको टैकल करते हैं, एक लिमिट तक काम करते हैं, क्योंकि हमारी जो हम लोग ध्यान रखते हैं सबसे ज्यादा इस बात का कि किसी भी चीज का मिसयूज ना करें। अगर जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का कोई केस है, हमारे पास मैट्रिमोनियल इशू आते हैं या किसी के अफेयर के बारे में पता लगता है, तो हम लोगों का सिंपल फंडा होता है कि भाई उनको एविडेंस दे दीजिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसको जैसे आपने मुझे हायर किया कि भाई मुझे जानना है मेरी वाइफ का किसी से अफेयर है या नहीं है। तो दो ही चीज होती है, या तो है या नहीं है। और अगर नहीं है तो नहीं है भाई, हमें अगर दिख रहा है कि नहीं है कोई भी ऐसा इशू, तो हम डायरेक्टली मना भी कर देते हैं। और अगर है कि भाई जरूरत से ज्यादा कोई प्रॉब्लम चल रही है और नहीं मान रहा है, तो फिर हम उसको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में एविडेंस कलेक्ट करते हैं, वो हम एज ए क्लाइंट को अपने देते हैं कि भाई ये चीज है, और उसके बाद हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि उसको कोई मिसयूज ना करे हमारे लेवल पर भी। हम लोग फिर उसको रखते भी नहीं है। तो ये चीज होती है हमारी सेफ्टी के लिए कि भाई लीगल इलीगल हम उस तरीके को चाहे इन यूज कर सकते हैं, क्योंकि भाई उसके अफेयर के मैटर मिल गए, उसकी वाइफ को ब्लैकमेल करे, तो ये सब चीजें हमारे लेवल से बाहर होती हैं। ये हमारी लिमिटेशंस होती हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। बाकी तो बहुत सारी चीजें जो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से हमें मिले, नहीं मिलती, लेकिन ठीक है, चल रहा है अभी। क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों को फेस करने में, क्योंकि आजकल सब टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गई है चीजें, तो बहुत सारी चीजें होती है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है अभी, क्योंकि पर्सनल लेवल पर हम उतना उस टेक्नोलॉजी को उतना ब्रीफली नहीं चेक कर पाते जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ अप्रूवल अगर गवर्नमेंट के थ्रू, या जैसे बाहर आप इंडिया से बाहर देखेंगे प्राइवेट डिटेक्टिव्स के लाइसेंस भी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बट अभी इंडिया में इतना नहीं है, तो वो थोड़ा सा है हमारे साथ में प्रॉब्लम। बट ठीक है, हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन करते हम तब भी है, क्योंकि काम तो हम तब भी अपना पूरा कर लेते हैं जो करना होता है। तो आप लोग फोन हैक कर सकते हो? नहीं, लीगल है ये? नहीं, फोन हैक करना, ये सब करना, डिटेल्स वगैरह निकालना, कोई भी लीगल वर्क में नहीं आता हमारे लिए। बट ये होता है कि कुछ लोग पर्सनली अपना करवाते हैं या सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं, तो वो उनका चलता है, लेकिन मैं इस तरीके के काम नहीं करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं इंडिविजुअली अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर भी डलवाने के लिए भी बोलता है, तो मैं डायरेक्ट मना कर देती हूँ, क्योंकि मेरा जो पार्ट है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का। सो लाइक हाउ डू यू मैनेज? अगर फोन हैक नहीं कर सकते हो, आजकल सब टेक्नोलॉजी है, देखिए अगर कोई अफेयर भी चल रहा है किसी का, तो वो भी फोन पे चल रहा है, और लोग नहीं भी मिलते हैं तो भी अफेयर होते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज? आई नो कि अफेयर होता है कि तो लोग फोन पर ही करते हैं, पर कब तक करेंगे आप? क्योंकि अफेयर है तो वो डेफिनेटली मिलेंगे तो सही, एक हफ्ते में नहीं मिलेंगे, 2 हफ्ते में नहीं मिलेंगे, कब तक नहीं मिलेंगे? मैंने कहा ना आपको कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बट सॉल्व वो भी होता है। क्योंकि जब आपका अफेयर चल रहा है या ऐसा कोई रिलेशन होता है, तो किसी ना किसी को पहले तो नॉलेज होती है आपके पार्ट बाई, चाहे आपके फ्रेंड को हो या किसी को हो, तो फिर हम लोग उस चीज को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि हमें किससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं अपने सब्जेक्ट को, जिससे कि कभी तो गलती करेगा ना, क्योंकि वो डेफिनेटली कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और जब इस तरीके के रिलेशंस होते हैं, तो आदमी मिले हुए बगैर रेंज नहीं रखता है, वो मिलता जरूर है। जी। तो बस सब वेट करते हैं, वेट एंड वॉच है हमारी लाइन में वैसे मैक्सिमम। तो जो आपको पेमेंट आता है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे आता है या टाइम बेसिस पे आता है? नहीं, प्रोजेक्ट बेस पे। प्रोजेक्ट बेसिस पे। नो मैटर, जैसे अफेयर की किसी ने करवाया है कि उसकी वाइफ का अफेयर है या नहीं है, तो उन्होंने आपने अमाउंट मांगा, उन्होंने आपको वो अमाउंट दिया,
अब उसमें कितना टाइम आप ले रहे हो वो आप ऑलरेडी उन्हें बताते हो या फिर? एक आइडिया तो हम लोगों को होता ही है नॉर्मली कि अगर हम इस काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो क्लाइंट या हो या हम हो तो दोनों ही एडजस्ट कर लेते हैं। कई बार टाइम बिफोर भी होता है, कई बार टाइम आफ्टर हो जाता है, क्योंकि हर किसी पर्सन टू पर्सन कंडीशंस होती है, हर किसी का नेचर बिहेवियर हमें नहीं पता होता कि वो क्या करने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा काम चलता है। हम्म। कभी ऐसे पुलिस के साथ मिलके आपने इन्वेस्टिगेशंस किए? देखिए, पुलिस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ पुलिस भी काम कर रही है और हम भी काम कर रहे हैं उस केस पर, ऐसा कई बार हुआ है। अच्छा, तो क्लाइंट आपके पास आया या पुलिस आपके पास आई इस चीज के लिए? नहीं, पुलिस हमारे पास कभी नहीं आती है, ना हम लोग जाकर पुलिस से बात करते हैं, क्लाइंट के ही थ्रू बात होती है जो भी होती है पुलिस की। अच्छा। कि अगर कोई पुलिस उनसे रिक्वायर करती है या कुछ करती है तो क्लाइंट हमें बता देता है कि भाई वो लोग इस चीज़ की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, या क्योंकि नॉर्मली इस तरह का जो होता है कोई ड्रग्स वगैरह का मैटर है या फिर कोई मिसिंग का मैटर है तब पुलिस इन्वॉल्व होती है। अफेयर वगैरह के मैटर है या मैट्रिमोनियल इंक्वायरीज वगैरह तो उसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती कहीं भी। और डाइवोर्स केसेस होते हैं वहां पे मेल या फीमेल होते हैं, तो कभी उन्होंने आपको अप्रोच किया? क्योंकि वो लीगल केस है और आजकल डाइवोर्स के टाइम पे पैसा भी देने पड़ती है, चीजें देनी पड़ती है, तो उसमें सबसे ज्यादा हायर करते हैं लोग। डिवोर्स केस जब चल रहा होता है आपका तो उसमें सबसे ज्यादा क्लाइंट्स वही होते हैं, बिकॉज उनको एविडेंस चाहिए होता है कोर्ट को प्रूव करने के लिए कि लड़की जैसे आजकल केस डाल देते हैं एलमोनी के लिए हाँ जी। कि भाई मैं कुछ नहीं कर रही और मुझे पैसा चाहिए इससे, जबकि वो ऑलरेडी वर्क कर रही होती हैं। तो एक कुछ टाइप का होता है, सेम लड़कों का होता है कि भाई मेरी सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो कई बार उनके एसेट सर्च करना होता है। ये सब चीजें होती हैं जो हम लोग पार्ट बाय पार्ट करते हैं, जिनके एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि भाई कहाँ क्या चीज है, रियल बेस क्या है, तो जिससे वो कोर्ट में प्रूव कर सकें। क्योंकि 498A के केस भी होते हैं, बहुत सारा लगा देती हैं लड़कियां आजकल, एलिगेशन लगा देती हैं, तो उनसे बचने के लिए दोनों तरफ की जो पार्टीज होती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो वो लोग हायर करते रहते हैं ताकि वो इन चीजों से जल्दी निकल सके। अच्छा, तो मोस्टली आप पे डाइवोर्स केसेस ज्यादा? जो मेरा इंटरेस्ट रहता है वो मैक्सिमम मैट्रिमोनियल केसेस या पर्सनल केसेस कह सकते हो आप इसको, हाँ जी। या मिसिंग वगैरह का होता है, उनमें मैं ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है। तो कोई ऐसा केस हुआ जहाँ पे आप फंस गए हो कि आप, ऐसा होता है, मैं सुबह ही सोच रही थी कि मान ली आप निकले इन्वेस्टिगेशन के लिए और आपको कोई आपका भाई बंधु मिल गया और उसने बोला हाय भावना, और आप बोलोगे जा यहाँ से, मैं इन्वेस्टिगेशन पे हूँ। ऐसा कभी हुआ कि ऐसे कोई पर्टिकुलर एरिया में आप रहे हो? नहीं, ऐसा तो कई बार होता है कि जब हम निकलते हैं तो जानकार नॉन अगर आपका कोई होगा तो मिल ही जाते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी से फील्ड में रहते हो तो आपके सर्कल भी फिर वैसा ही रहता है। हाँ जी। तो डेफिनेटली कोई ना कोई टकरता है, पर उनको नॉलेज अब होने लगी है कि भावना डिटेक्टिव है। पहले तो उनको एक्चुअली पता ही नहीं था। हाँ। यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो यार, 2 हाँ, घंटे से मैं exactly. वॉच कर रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों खड़े? नहीं कुछ नहीं, बस वो इधर आई थी उधर आई थी, बस उनको 2-4 बातें घुमानी होती है, मैं किसी का वेट कर रही हूँ। या कई बार हम लोग ऐसे खड़े होते हैं जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खड़े हैं, तो इस तरीके से खड़े होते हैं तो लोग डाउट ही नहीं किया क्या तेरा बॉयफ्रेंड है? हाँ है, ठीक है तो जा भाई। वो बाद में सोचेंगे कौन क्या है। हाँ। तो इस तरीके से भी कई बार सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि सामने वाले को डाउट ना हो कोई। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब आप जिसको ऐसे इन्वेस्टिगेट करने आए हो, जिसके बारे में पता करने आए हो, और सामने से कोई रिलेटिव आ गया और वो भी सामने खड़ा और ये भी सामने खड़ा है और वो आपका नाम ले रहा है, कभी ऐसे फंसने वाली सिचुएशन आई? नहीं, ऐसी सिचुएशन तो कभी भी नहीं आई, क्योंकि जब आप किसी के फीमेल्स का एक्चुअली क्या होता है ना, एक लिमिटेशंस एरिया होता है इन्वेस्टिगेशन का, कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर टाइम होता है या पर्टिकुलर प्लेस होता है। तो जब आप उस प्लेस पे जा रहे हैं तो ऑलरेडी हम लोग रेकी कर रहे होते हैं, या हमारे साथ में कोई होता है तो एक साइड में और होता है आदमी जो इस चीज को देख रहा होता है कि कौन कहाँ से क्या खड़ा है, कब वो अकेला है। तो हम ये सब चीज ऑब्जर्व करके आगे बढ़ते हैं, जिससे कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो हम टैकल कर सके उस चीज को। और बाकी ये होता है कि इस सब चीजों में हमें प्रिपरेशन अपने माइंड की रखनी पड़ती है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना पड़ता है उस टाइम कि हमें क्या रिप्लाई देना है। इसके लिए हमें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पहले से ही रहना पड़ता है। हाँ। तो बस वही होता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टिपिकल होता है या ऐसा कोई मिल जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हम लोग अपना रियल नेम भी बता देते हैं। अच्छा। कि भाई लेकिन हाँ बस ये है कि पर्पस नहीं बताते हैं, क्योंकि पर्पस सिर्फ हमारा जो होता है वो सिर्फ हमें पता होता है। बाकी रियल नेम बता दे या कुछ भी करे तो कोई इशू नहीं आता। कभी ड्रग्स केसेस हैंडल किए आपने? हाँ, ड्रग्स वगैरह का तो कॉमन है, चलता रहता है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत सारे ड्रग्स एडिक्ट होते जा रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स करवाते रहते हैं इस तरह के केसों को, तो ड्रग्स वगैरह का भी केसेस होते रहे। अच्छा, मोस्टली कहाँ के मिले ड्रग्स केसेस आपको? एक्चुअली ज्यादातर तो दिल्ली बेस ही होता है हमारा।
एरिया तो मैं कंफर्म नहीं करूंगी क्योंकि हाँ। बहुत सारी जगह है जो जहाँ से आप जाते हैं, बच्चे अपना खड़े हैं कहीं पर और जाएंगे, छोटी सी पुड़िया लेके निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। तो उसके लिए थोड़ा सा काफी कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं क्योंकि वो लोग थोड़ा जो काम करते हैं वो लोग भी सीधे नहीं होते और टाइमिंग ऐसा रखते हैं कि आपको अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी वाला हादसा है उनका। तो हाँ, तो वो कंडीशन भी होती है, बट थोड़ा सा अवेयर हो गए तो हम लोग उसमें क्या है ना, टीम वर्क में काम करते हैं कि कोई इशू आए तो हम लोग उसको हैंडल कर सकें। तो इस तरह के हुए पेरेंट्स कई बार कराते रहते हैं इस तरह के केसेस ड्रग्स वगैरह का, तो वो आता रहता है इशू मैटर। कितने लोगों की टीम रहती है आपकी? नॉर्मली अगर एक कोई भी काम होता है तो 3-4 लोग मेंबर्स होते हैं हमारे होते ही हैं। हाँ। कहीं भी निकल रहे हो 3-4 लोग साथ में हाँ। निकलते हो। 3-4 अच्छा। लोगों का टीम वर्क रहता है क्योंकि अगर साथ में नहीं है, 2 लोग भी तो होते ही होते हैं, अगर 2 के अलावा तीसरे की रिक्वायरमेंट होती है तो इमीडिएट वहाँ पहुंच सके। इतना उसमें रहते हैं सर्कल में कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है तो इमीडिएट उसको ऑब्जर्व कर पाए, उसको टैकल कर पाए, इस तरीके से चलते हैं। मूवीज में दिखाते हैं कि जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो पूरा भेस बदल के जाते हैं, दाढ़ी लगा ली, मास्क लगा ली, अलग तरह से। रियल लाइफ में क्या सिचुएशन रहती है? देखो ये कहना है कि मूवीज में तो बहुत कुछ दिखाते हैं, बट रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट है क्योंकि आप फेस बदल सकते हो पर अपना फेस नहीं बदल सकते। करते हम भी हैं कि जैसे आप एक कह सकते हो कि राजस्थान में जा रहे हैं तो राजस्थान में अगर हम ऐसा अटायर चेंज कर लेते हो। हाँ, तो अगर ऐसा ड्रेसअप करके जाएंगे तो डेफिनेटली अलग दिखेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं पब्लिकली मिक्स होने का। वहाँ की ड्रेसअप कैसा है, कैसे लोग हैं, ठीक है लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है पर कोशिश फिर भी यही रहती है कि हम ड्रेसअप तो उनका जैसा करें जिससे कम से कम 50-60% तो हम उन पर होल्ड कर पाए, क्योंकि जब तक हमारा ड्रेसअप उनके जैसा नहीं होगा तब तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सिमिलरिटी तो होती है, बट आप ये कहो कि वो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं कि हमने दाढ़ियां लगा ली, मूछें लगा ली और हम चेंज हो गए, तो वो तो चीज नहीं होती इतना। क्योंकि मूवीज में तो होता है कि लड़की लड़का बन जाती है, इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, तो कभी रियल लाइफ में ऐसा कभी होता है? नहीं, ऐसा रियल लाइफ में इतना नहीं होता कि हमें लड़का बनना पड़े या कुछ होना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास लड़के ऑलरेडी रखते हैं हम लोग। क्योंकि मैं आपको फैक्ट बता दूं, ये जो लाइन है ना, इसमें ये कहना मुश्किल है कि एक फीमेल अकेला कर सकती है या एक मेल अकेला कर सकता है, क्योंकि जब दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी टीम बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे से हम लोग काम को कर पाते हैं। बट हाँ, ये होता है कि कई बार हो जाती है सिचुएशन ऐसी, हालांकि जो काम मेल का था तो एक बार मैं भी सरदार बन के गई थी। गए थे? तो उस टाइम में वो पूरा मेकअप सरदार वाला था, ठीक है, बट मैं चुपचाप साइड में खड़ी रही थी, जिससे कि क्योंकि आप वॉइस को तो नहीं छुपा सकते ना। हाँ, exactly. क्योंकि मूवीज में आपको चल जाता है तो वो फनी ड्रामा लगता है, बट रियलिटी में अगर आपको हमारी एक गलती अगर कुछ होती है तो हमारा पूरा केस खत्म हो सकता है, क्लाइंट की लाइफ खराब हो सकती है। तो थोड़ा सा हमें सोच कर चलना पड़ता है ये चीज कि कहीं से भी कोई गलती ना हो। तो इसलिए गेटअप भी होता है, एक लिमिट तक करते हैं हम लोग। तो सरदार के गेटअप में आपने क्या क्या पहना था, क्या क्या था पूरा आपका? सिंपल था, जैसे दाढ़ी मूछ होती है, उसका पगड़ी साफा, क्या हाफ पगड़ी होती है ना, वो थी, तो उस टाइप से थोड़ा सा मेकअप किया था ताकि साइड में जो मेरे साथ लड़का था, जो सरदार था, वो भी, तो उसको भी मतलब दोनों को एकदम से ये ना लगे। हालांकि मैं बोली नहीं थी, बहुत पीछे खड़ी रही थी, तो उसने बस इतना बोला था मेरा फ्रेंड है, तो जिससे कि उन्होंने पूरा नहीं देखा था फेस पे कि कैसा क्या एटीट्यूड है इसका, कैसा है। तो उस तरीके से हम लोग खड़े हो गए, बस साइड बाई साइड विद इन 10 मिनट्स के अंदर गायब हो चुके थे। तो शर्ट पैंट कोट ऐसा कुछ पहना? हाँ, शर्ट पैंट। तो लाइक हाउ डू यू मैनेज, बिकॉज एज अ वुमेन हम लोग के काफी चीजें रहती हैं, जैसे हाथ भी हैं, वो अलग तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं नॉर्मली, अगर आप हाथ भी देखो तो काफी, तो फिर वो चीज कैसे रही थी? उसमें सिंपल था कि जैसे हाथ देखते हैं तो हाफ तो कम से कम देखता ही हाफ है। देखता है, तो हाफ को तो हमने पूरा अपना कंटेंट कर ही लिया था उससे। क्या क्या यूज करते हैं आप लोग? जैसे उसमें दाढ़ी मूछ वगैरह होते हैं सरदारों के, वो आपको आजकल मार्केट में मिल ही जाती है। साफा होता है उनका, जो पगड़ी होती है एक वो होता है, तो उस तरीके से हमने इवन नॉर्मली हम शर्ट पहनते हैं तो भी काफी चीजें रिफ्लेक्ट शर्ट पहनते हैं, बट जो मुझे ना टैक्सी एक्चुअली दे दी, एक टैक्सी के पास खड़ा होना था, क्योंकि एक टैक्सी गाड़ी थी और उसके पास खड़ा होना था, तो बस जस्ट मैं अपना ऐसा करके हाथ लेके ऐसे, जिससे कि मेरी पर्सनालिटी दिखे ही ना उनको, और बस गाड़ी पर हाथ रख के खड़ी थी कि जिससे उनको पता ही ना लगे कि मेल है या फीमेल है। इतना नजाकत नहीं दिखा रही थी फीमेल्स वाली। नॉर्मली ऐसे खड़ी थी कि हाँ भाई ठीक है, कोई लड़का ही खड़ा होगा, और साथ में एक और लड़का था, तो उनको इतना डाउट फिर हुआ नहीं किसी को, क्योंकि ज्यादा रुकना भी ना, हाँ ये होता, हम वहां पर आधे घंटे रुकते तो डेफिनेटली पकड़े जाते, क्योंकि आइडिया लग जाता है। ऐसा नहीं है कि इस गेटअप को आप इतना चेंज करोगे, मेल से फीमेल कन्वर्ट हो गए तो पता ना लगे, लग जाता है। तो इसलिए हम लोग इतना नहीं किया था, सिर्फ इतना किया था कि उसको सिर्फ ये रहे कि हाँ कोई सरदार खड़ा है,
फेस नहीं दिखाना था, बॉडी स्ट्रक्चर कुछ नहीं दिखाना था, अच्छा इसलिए हम लोग सक्सेस हो पाए वहां पर। अच्छा, उसके बाद कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं, फिर उसके बाद इतना डीप नहीं हुआ। ऐसा जरूर हुआ कि मेड बनना पड़ा, अपने ही गेटअप को मेड बनाना पड़ा। ये अच्छा। ऐसा कुछ तो होता रहता है, बट इस तरीके का नहीं हुआ। तो ऐसा मेड आपने कितने टाइम में से, कुछ कितने टाइम के लिए, या बस गए थे और आ गए? नहीं, मेड भी एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए तो रही थी, ड्यूटी की थी। नाइस, बताइए इसके बारे में, बताओ थोड़ा क्या रहा? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, मैं एक कोई काम कर रही थी, प्री मैरिज केस था, तो उसकी रिश्ता तय हो गया था लड़की का। तो उसके भाई ने हायर किया था मुझे कि शादी होने वाली थी, 1 महीने के आसपास का टाइम रह गया था उनका, कि भाई ऐसे से है, और लड़की मेरी सिस्टर बात करती है, तो हमें ना डाउट हो रहा है उस पर कुछ, कि लड़की सिस्टर कह रही है कि कोई प्रॉब्लम लग रही है मुझे लड़के में, ये रात को बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है नशे वगैरह में होता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो उनका नशे का ही था कहता है, पर मुझे थोड़ा सा डीप जाना है, क्योंकि पार्टीज दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी थी, कोई पॉलिटिकली या थी दोनों पार्टियां अच्छी आउट ऑफ दिल्ली। तो हम लोगों ने काम स्टार्ट किया उस पे। तो जब काम कर रहे थे तो उसमें कोई सोर्स नहीं था, क्योंकि उसके घर की एंट्री नहीं थी कोई, तो एक ही रास्ता था कि किसी तरह से उसकी मेड को सेट किया जाए। तो फिर वही मेड को सेट करने के लिए आपको मेड बनना पड़ेगा, भाई मैं भी गांव से आई हूँ, मुझे काम चाहिए, ये चाहिए। 2-3 दिन में उसको सेट किया, तो आप समझ घर से तो आप निकल रहे हो गाड़ी वाड़ी में, फिर वही लुकअप मेड वाला। तो उसकी झोपड़ी में जब जाके उसके उसमें बैठते थे तो वही लुक होता था, उससे घंटों बातें करना, 2-3 घंटे निकालना, फिर वापस आ जाना। फिर जैसे तैसे सेट करके उसने एक दिन अपने साथ वो जब वो ले गई, तब हमने अपने काम को अंजाम दिया। ओके, तो फिर आपने ऑलरेडी वहां पे कोई मेड काम कर रही होगी, तो उसको कैसे हटाया और आप कैसे लगे फिर? नहीं, लगी नहीं थी मैं उसके, मैंने कहा तो एक बार मुझे दिखा तो दे, जैसे आप कह सकते हो ना कि उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हाँ मैं। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मैंने कहा मुझे एक बार लेके चल यार, देखते हैं कैसे कोठी घर कैसी है। दिखती है, मुझे देखना है, क्योंकि ऐसा मैंने उसको होता है। बिल्कुल इनोसेंट शो किया हुआ था कि जैसे मैं बिल्कुल अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। हाँ हाँ हाँ। तो उसने कहा ठीक है, तू एक काम कर, मेरे साथ चल, आज देख लेना कि काम कैसे होता है, क्या होता है, मैं इनके यहाँ दिखा देती हूँ, उनके यहाँ कोई रोका टोकी भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। वो जो मेड थी वो भी ऐसी 24-25 साल की थी, तो मैं उसके साथ चली गई, क्योंकि मुझे भी कुछ डाउट हो रहा था। ये जहाँ तक एडिक्शन का था, तो हमें अल्कोहल का तो पता लग गया था कि लड़का अल्कोहल लेता है जरूरत से ज्यादा। अच्छा। मतलब एक तो नॉर्मल होता है, वो डेली ड्रिंकर, और बहुत ज्यादा लेता था। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मुझे ले चल। तो वो वहां पर अपने लेकर गई, तो कहती है अच्छा तुम इधर किचन में काम करो, मैं झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं करना था किचन में काम छोड़ गई और अपना झाड़ू लगाने, मुझे काम तो करना नहीं था, करना तो कुछ और था। थोड़ी देर बाद में जब मैंने ताका झाकी शुरू किया, कह सकते हो एक बार को, जो अपना दिमाग चलाना या देखना शुरू किया, तो जो सीन मुझे वहां दिखा ना, वो थोड़ा सा नहीं था। डाउटफुल कर गया। मैंने कहा यार यहाँ तो कुछ और गड़बड़ है, क्योंकि जब मेरे सामने रियलिटी आई ना थोड़ी देर बाद, तो पता लगा कि उसी का ही रिलेशन है उसके साथ, मेड उसके साथ इन्वॉल्व थी। OMG। तो उसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता था, फिर तो प्रूफ कलेक्ट करना था। हालांकि उस दिन मेरे पास कैमरा था, मैं अपना जो साड़ी पहनी हुई थी उसमें ब्लाउज में ना यहाँ कैमरा लगा हुआ था एक्चुअली। तो मुझे पता था कि प्रूफ मिलने के लिए 1 सेकंड का टाइम होता है हम लोगों के, अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं जाएगा तो मैंने फटाक से उस चीज को पहले तो कैप्चर किया। मैंने कहा जो मिल रहा है पहले उसको लो, फिर सोचिए। हाँ। तो उसके बाद हमने वहां से उसके प्रूफ कलेक्ट करे और उसको लेके आए। फिर मैंने धीरे धीरे उस लड़की को ना, फिर 1-2 दिन और उसके घर गई। मैंने कहा यार मुझे कुछ ना तेरा डाउट लग रहा है, ऐसा है वैसा है। उसको और क्लोज करा, अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ। मैंने मुझे लगता है तू उससे पैसे लेती है एक्स्ट्रा या ये है, तो मैंने कहा कुछ कर इसमें, मैंने मुझे भी ऐसे ही कोई काम दिला दे। तब उसने फिर अपने मुंह से बोला यार ये तो पागल है, इसका ना पहले भी इसके किसी ने चाकू वाकू मारा हुआ है, इसके यहाँ पर चाकू लगा। तो वो जगह उसने जब बताई ना, तो वो ऐसी जगह बताई, और वो मैं सारा रिकॉर्ड कर रही थी एक्चुअली। और उसने जगह भी बताई जो वो उसी को पता हो सकता है जिनके रिलेशन है आपस में। तो एविडेंस हमारा कलेक्ट हो चुका था, मुझे और तो कुछ चाहिए नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मैं कल आके काम पर आती हूँ, कल मैं चलती हूँ तेरे साथ। हालांकि मुझे उसके लिए काफी अपनी सोच को नीचे गिराना पड़ा, लेकिन ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो तो कुछ निकालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको गलती करना पड़ेगा, ये सब तक मुझे उस हद तक जाना पड़ा। तो वो भी नहीं था, सिर्फ हम लोग उसके कमरे पर ही बात कर रहे थे। उसके बाद हम वापस आए, मैंने एविडेंस क्लाइंट को दिए, क्योंकि शादी में भी सिर्फ 15 डेज रह गए थे। तो भाई की प्रॉब्लम ये थी, वो कह रहा कि विदाउट एविडेंस हम लोग शादी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमारी कास्ट में इतना नहीं होता, और हम दोनों पावरफुल हैं, दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देंगे। तो फिर उनके एविडेंस दिए, फिर एनीवे जो होना था वो तो हुआ। तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। तो इस तरह का गेटअप तो आप कह सकते हो एज ए फीमेल में कर सकती हो। कई बार ऐसा कर लिया, या कई बार लेक्चरर बन के चले गए, आप नॉर्मल कुछ और पहनकर चले गए, तो ये सब चीजें तो चलती रहती है।
कितना चार्ज करते हैं हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मैरिज से पहले? देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, दो चीजें होती है, एक तो क्लाइंट पर डिपेंड करता है, दूसरा जो उसकी डिटेल्स होती है उस पर डिपेंड करता है। मेन डिपेंड करता है कि उसके डिटेल्स कहाँ है और क्या क्या चीज हमें कहाँ पर कलेक्ट करनी है, किस तरीके की सर्च करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्स कितना अमाउंट जाता है मिनिमम? मिनिमम भी अगर आप इसको बैकग्राउंड का स्टार्ट करते हैं तो 50 के आसपास तो रहता ही है। 50,000 के हाँ, आसपास। ठीक है। मिनिमम स्टार्टिंग जो होती है इस तरह के केसों में। बाकी तो डिटेल्स वो बताते हैं तभी हम कुछ डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि किसी की इंक्वायरी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, डिटेल्स भी कम होती हैं कई बार, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते हैं फिर। तो मान लीजिए कोई आया आपके पास कि वही शादी हो रही है तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाना है मुझे अपने पार्टनर का, तो क्या क्या चीजें वो डिमांड करते हैं कि आप पता लगाओ? देखिए जहाँ तक उन लोगों की डिमांड होती है प्री मैरिज में, तो जनरली आदमी यही जानना चाहते हैं, पेरेंट्स से हो या खुद से सेल्फ से भी कराते हैं लोग आज की डेट में, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कोई अफेयर वगैरह ना हो, उनका कैरेक्टर कैसा है, नेचर बिहेवियर कैसा है, क्योंकि आजकल रिलेशंस में क्या है ना कि बहुत ट्रस्ट ने इतना कम होता जा रहा है ना कि तो रिलेशन बनना या फैमिलीज बनना बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे पहली कंडीशंस उनकी अफेयर और या नेचर बिहेवियर वगैरह की होती है। सेकंड होती है उनकी फाइनेंशियल का, कि फाइनेंशियल क्या है, उनकी रेपुटेशन क्या है। ये दो चार क्वेश्चन ही मैन होते हैं जो वो जानना चाहते हैं, तो उसको नॉर्मली हम लोग हैंडल कर लेते हैं। लेकिन आजकल तो इतना बढ़ता जा रहा है कि ये सब शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स आए तो लोग कहते हैं कि हम पहले करा लें, तो इसलिए ज्यादातर मैं भी यही कहती हूँ कि भाई आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो उससे अच्छा है कि आप पहले करा लो, रिश्ता करना है। क्योंकि एक क्या होता है ना कि हम लोग जब रिपोर्ट देते हैं ना तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये हमारे अकॉर्डिंग सूट होगा या नहीं होगा, कि भाई वो उसको लड़के को क्लब का शौक है या लड़के को पार्टी का शौक है या लड़की इस तरीके की है, तो आप समझ सकते हो कि भाई मुझे मेरी बच्चे को भी इस तरीके का शौक है तो वो एडजस्ट हो सकता है, अगर नहीं है तो वो एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें जब रिपोर्ट्स में आती हैं तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है फ्यूचर के लिए। तो ये सब चलता है। जबकि मैट्रिम और पोस्ट में क्या होता है कि उसमें दो चीजें मैन होती है, या तो अफेयर होता है या फिर होता है उनके जो डिवोर्स वगैरह के केस चल रहे होते हैं तो वर्किंग प्रूफ कि भी जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरीके के। तो उस तरीके के हम लोग काम करते रहते हैं, तो ये सब डिमांडें इस तरह की आती है क्लाइंट्स की। और कभी ऐसा होता है कि कंपनीज आपके पास आ रही हैं कि एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन करना है? हाँ, ये तो पार्ट वाइज चलता रहता है। प्री एम्प्लॉयमेंट तो कॉमन है। अच्छा। हाँ, बाकी इसमें जैसे लेबर प्रूफ होता है, लेबर कोर्ट केस होते हैं, वो आते रहते हैं हमारे पास कंपनीज के, या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होते हैं केस का, तो वो भी चलते रहते हैं। ये तो पार्ट में साइड बाय साइड का वर्क चलता रहता है इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट का। अच्छा, तो कंपनीज क्या क्या आपसे डिटेल्स निकलवाती हैं अपने एम्प्लॉयज के बारे में? देखिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में तो उनका यही होता है कि पिछला रिकॉर्ड इसका कैसा है, कोई लाइबिलिटीज वगैरह, फैमिली लाइबिलिटीज वगैरह क्या है इसकी, कोई लोन वगैरह का जैसे चीटर वगैरह तो नहीं है, कुछ इस तरीके के उनका मेन जनरल क्वेश्चंस होते हैं। तो उनका एक फॉर्मेट होता है, वही हमें फिल करके देना होता है। अच्छा। इंक्वायरी में तो उसमें तो खैर इतना ज्यादा वो नहीं होता, बस जो इनका पोस्ट होता है उसमें थोड़ा सा ज्यादा वर्क होता है, बिकॉज उसको ट्रैक करना कि वो किसी और के लिए काम कर रहा है या नहीं कर। इनके कंपटीशन में वो कई बार ज्वाइन कर लेते हैं आजकल लोग पैसे के चक्कर में, कि दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, साथ ही साथ ऑनलाइन वर्क चल रहे हैं, तो इस तरीके के काम होते हैं। डिजाइन भेज दिया, कुछ कर दिए, कंपनी का कोई मैटर है आपको दे दिया, तो उस टाइम पर फिर वो लोग पोस्ट एम्प्लॉयमेंट कराते हैं, कि वो छोड़ने के बाद भी कराते हैं, और कई बार होता है कि अंडर कवर में भी हमें काम करना पड़ता है। अच्छा। इस तरीके से चलता रहता है कि हमने वहीं ज्वाइनिंग करके फिर उसमें काम सालों चलता है उस तरीके का। फिर आप ज्वाइन करके सारे इन्वेस्टिगेट भी करते हैं? एज ए स्टाफ हम लोग काम कर रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कौन गड़बड़ कर रहा है, तो उस तरीके से काम चलते रहते हैं। किस तरह की कंपनी आपके पास आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए? ये कंपनियां कोई भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक कंपनी होती है। जिस भी कंपनी में किसी को प्रॉब्लम लगती है अपने एम्प्लॉयज से, या कोई ऐसा लगता है कि जैसे पेपर की हेरा फेरी कर रहा है या कोई फाइनेंशियल फेरा फेरी कर रहा है, तब वो लोग हम लोगों को हायर करती हैं। अच्छा। कि भाई कंपनी में कहाँ पर, जैसे बड़ी कंपनियां होती है तो लेबर में फूट डलवा देते हैं, तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि भाई कौन कर रहा है, क्यों भड़काता है इनको सब लोगों को, तो उस टाइम पर उनको जरूरत पड़ती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमारे स्टाफ को हम लोग रख देते हैं, तो फिर वो 2-4 महीने 6 महीने जितना भी टाइम लगता है उसको करके अच्छा रिपोर्ट्स बना देते हैं। तो कॉर्पोरेट्स आते हैं, एमएनसी आते हैं, या फिर वो जो लेबर वो जो होती है फैक्ट्रीज वाले भी होते हैं, कॉर्पोरेट की कंपनियां होती हैं। एमएनसी तो मेरे पास नहीं है ज्यादा। अच्छा। क्योंकि मैं थोड़ा सा, क्योंकि एमएनसीज का थोड़ा इशू अलग होता है, उनका पैरामीटर्स अलग हैं। मतलब क्या पैरामीटर्स रहते हैं? मतलब उनका ये होता है, सारा बाहर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो थोड़ा प्रोफाइल्स को अलग उससे लेते हैं उनकी, मतलब आप कह सकते हो
ब्रीफिंग बहुत मांगते हैं, तो इतना हेडेक नहीं लेते क्योंकि वो काम हमें और कंपनियों से मिल रहा है तो हम इतना हेडेक क्यों लें। हाँ तो बस अपना जो चलता रहता है उसी में मैं सेटिस्फाइड होती हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम को जो भी करना है ना कंप्लीट करना है, ओवरलोड नहीं होती इसलिए मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा काम को कोई ज्यादा काम होने की वजह से छूटे। तो जो कंपनी हमारी इंडियंस हैं या ज्यादातर, मैं बाहर की भी एक दो लोग हैं, क्लाइंट्स तो ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, बट कंपनी मेरी ज्यादातर इंडियंस है। अच्छा ओके। कंपनीज कितना पे करती हैं आपको, लाइक मिनिमम कितना पे करती है फॉर इन्वेस्टमेंट? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब काम पर डिपेंड करता है, इनका कोई फिक्स नहीं होता। अच्छा, अगर मिनिमम हम- अमाउंट 50K, 1 लाख, 2 लाख? नहीं, अगर इनका छोटे से छोटा काम भी होता है तो 10,000 से स्टार्ट होता है, अगर एक दिन का काम है तो। अच्छा। क्योंकि कई बार ये एक दिन का सर्विलेंस, 2 दिन का सर्विलेंस, तो मिनिमम 10,000 12,000 से स्टार्ट होता है इनका। बाकी काम के अकॉर्डिंग इनका डिपेंड होता है, तो इनको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, सही बात है। और कभी लॉयर्स है आपके पास? लॉयर्स तो कॉमन है, कॉमन है। मैट्रिमोनियल केसेस वगैरह सारे लॉयर्स के थ्रू ज्यादातर आते हैं हमारे पास, अच्छा। क्योंकि वही रिकमेंड करते हैं और वो खुद भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी केस को खत्म करना है, तो एडवोकेट हम लोगों को ही बोलते हैं फिर कि भाई आप हायर कर लीजिएगा तो जल्दी केस हो जाएगा, या वो खुद भी हायर करते हैं कई बार, क्लाइंट से खुद ही अपने अकॉर्डिंग टैकल करते हैं कि हम लोगों को हायर कर ले। तो इनसे तो काफी कॉन्टेक्ट रहते हैं हम लोगों के। लॉयर पे करते हैं या क्लाइंट ही पे करते हैं? क्लाइंट पैसा तो देखिए क्लाइंट ही पे करता है, बट लॉयर को शायद वो पे करेंगे तभी लॉयर हमें करेगा, नहीं तो कोई भी अपनी जेब से तो करता नहीं है। सही बात है। हाँ, तो वो तो चाहे वो डायरेक्ट करे या वो उनको करे, ओके। तो वो उनको हम लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है फिर कि भाई वो किस तरीके से टैकल किया है उन्होंने। क्योंकि अगर एडवोकेट करा रहा होता है तो उनको भी, हमें भी पता होता है कि हमें कुछ नहीं बोलना, उसको जो ठीक लगता है हम अपना कॉस्ट बताते हैं, वो ले लेते हैं, बाकी वो क्या ले रहा है वो उसका प्रॉब्लम है। अच्छा। ये कभी आप इन्वेस्टिगेशन करने गए हो और ऐसा हुआ हो कि पता लग गया सामने वाले को और फिर पुलिस इन्वॉल्व हो गई, ऐसा कभी हुआ? ऐसा तो हमारे साथ कई बार होता रहता है, बिकॉज जैसे होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, इंक्वायरी वगैरह कर रहे हैं, तब तो इतना इशू नहीं आता, बट ये अक्सर इशू आता है हमारा पीछे करने में, कि जब हमारा सब्जेक्ट अवेयर होता है या जरूरत से ज्यादा उसको कुछ पता होता है कि भाई उसको डाउट होता है कि मेरा कोई पीछे कर सकता है, ऐसा कर सकता है, तो अक्सर होता है कि फंस जाते हैं हम लोग। भाई वो पुलिस को कॉल कर देता है मेरा पीछा हो रहा है या हो रहा है, तो आप समझ सकते हो इंडिया के अंदर ये इलीगल है, तो प्रॉब्लम तो होती है। तो उस टाइम प्रॉब्लम आती है, पुलिस फेस करते हैं, कई बार केस भी फायर हो जाते हैं, कई बार आदमी मान भी जाता है। अच्छा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हैंडल करते हैं, बट होता है। तो कभी आपके साथ हुआ या आपकी टीम के साथ हुआ ऐसा? टीम के साथ ज्यादातर हुआ है। अच्छा, मेल फीमेल? मेल्स के साथ ही हुआ है, क्योंकि फीमेल्स को एक्चुअली क्या है ना, सर्विलेंस नहीं करते। ओके। हाँ, सर्विलेंस हम लोग ज्यादातर सर्विलेंस को अवॉइड करते हैं, जो मेरी फीमेल्स हैं या मैं हूँ, हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं इनको इन्वेस्टिगेशन का। ओके। हाँ, क्योंकि सर्विलेंस में आप समझ सकते हैं एक फीमेल्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर कहीं 1 घंटे 2 घंटे खड़ी है तो जो हम लोग हैं ना, फीमेल्स अलग से रिकॉग्नाइज होती है। मेल्स अगर कहीं भी खड़ा है बैठा है तो उसको कोई भी नहीं देखेगा, पर फीमेल्स अगर हाफ एन आवर भी कहीं बैठी हुई है तो ना अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि फीमेल ही हो, तो इसलिए मेल्स के साथ ही होता है ज्यादातर, फीमेल्स के साथ नहीं होता। अच्छा अच्छा। मतलब ऐसा कभी हुआ कि सी एवरीथिंग इज मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन, और यहाँ पे भी अभी आपने इस चीज की बात करी ही दी कि कुछ कुछ चीजें फीमेल्स नहीं लेना ऑप्ट करती हैं? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि फीमेल्स नहीं कर सकती, फीमेल्स कर सकते, बट हम चाहते हैं कि रिकॉग्नाइज ना हो, हमें या हमारे क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ ओनली सर्विलेंस में ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा। बट सर्विलेंस में भी अगर हम ये कहें कि मेल ही कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेल को भी फीमेल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो भी अगर घंटों खड़ा है, मान लीजिए कोई सोसाइटी के गेट पे खड़ा है या किसी पर्टिकुलर ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ ज्यादा लोग नहीं है, तो उसको एक फीमेल की सपोर्ट पड़ती है। क्योंकि दोनों बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो लोग उनको अवॉइड कर देते हैं, यार आशिकी कर रहे हैं छोड़ो, या ये पता नहीं क्या सड़क पे कर रहे हैं, तो लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ होते तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। करने को हम लोग कर जाएंगे, बट अगर हम सेम प्लेस पे दूसरे दिन जाकर फिर खड़े होते हैं तो हम जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। तो इसलिए कहने का मतलब मेरा ये है कि सिर्फ कि मेल जो करता है वो सर्विलेंस में ज्यादा बेटर है, बाकी इंक्वायरी अगर इन्वेस्टिगेशन वर्क होता है तो फीमेल से सक्सेस हो पाती है ज्यादातर वही हो पाती है। कोई और लिमिटेशन है यहाँ पे फीमेल्स के लिए? नहीं, ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है, ना वर्किंग का ना टाइमिंग का। हमारे इस काम में सबसे बड़े बेनिफिट ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि आप फीमेल्स हो, आप मैनेजमेंट कैसे करते हो, घर को कैसे करते हो, कोई टाइम नहीं होता, डर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता मीनाक्षी। इसमें क्या है ना, सिंपल है, हमारा पहली बात तो कोई टाइमिंग नहीं है,
नॉर्मली जो टाइमिंग हमारा 90% होता है वो डे टाइम होता है, क्योंकि जब मेल्स घर से बाहर होते हैं तब हमें इंक्वायरी निकालनी होती है, क्योंकि गॉसिप करनी है, और हाँ। गॉसिप का टाइम होता है जब दिन में फीमेल्स है, हाँ। अकेली होगी या रिलैक्स होंगी। हाँ जी। तो नॉर्मली हमारा डे टाइम में काम होता है, तो वो हम सबसे अच्छा कर लेते हैं उस टाइम में, और इवनिंग में हम लोग ज्यादातर फ्री हो जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि इशू नहीं है। और फिर जहां तक आप डर की बात है या कुछ है, तो आप देखोगे एमएनसी वगैरह में है लड़कियां जॉब कर रही हैं, तो वो उनका कोई टाइमिंग ही नहीं है, वो रात को भी आ रही हैं, दिन में भी आ रही हैं, तो इसलिए ऐसा तो नहीं कह सकते। पर हमारे साथ में सिचुएशन बहुत रेयरली होती है कि कब हम लेट आ रहे हैं, कब वो आ रहे हैं। हाँ, अगर आपने ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखे तो एक डिफरेंट मैटर है, बट आप नॉर्मल काम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का, तो इतने ज्यादा रिस्क इसमें नहीं रहता। और ना जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि नॉर्मली अनमेरिड विमेन को लिया जाता है ऐसा डिटेक्टिव एजेंट, रियल लाइफ में नहीं, ऐसा नहीं है कि अनमैरिड ही इसको कर सकते, बट ये है कि हाँ, हम लोग ये जरूर कहते हैं कि भाई अनमैरिड होते हैं तो थोड़ा रिलैक्स रहता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होती। मैरिड पर होती हैं तो अक्सर फैमिली की बाउंडेशन लगा देते हैं, क्योंकि अभी हमारे इंडिया के अंदर इतना लोग अवेयर नहीं है। बट धीरे धीरे अब क्या है ना, कि अगर वो कहती है मैरिड भी है इस लाइन में लड़कियां, ऐसा मैं खुद भी हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करते, मैं भी कर रही हूँ आज 47-48 ईयर्स से, मैं अगर मैं आके यही काम कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। तो ऐसा नहीं है, फीमेल्स एजेंट भी हैं जो इसमें कर रही है। और हमारे में क्या है ना कि वर्क जैसा होता है ना, वैसे ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको भेजते हैं कि कौन ज्यादा अच्छे से कर लेगा। कई बार होता है प्लस होती हैं लेडीज 40-50 प्लस होती है, तो वो ज्यादा से अच्छा करते हैं। कई बार होता है कि लड़कियां ज्यादा अच्छा काम करती हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। आप करने की बस आपको जुनून होना चाहिए इसमें। हाँ 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 हाँ। तो अब पर्सनल लाइफ का क्या रहता है, मतलब ये होता है ना कि व्हेन यू डिटेक्टिव एजेंट, काफी लोगों को पता होता है, आपके रिलेटिव्स वगैरह तो थोड़ा सा आइडिया तो रहता ही है, तो आप अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हो कि भाई मेरी फैमिली के बारे में लोगों को पता ना चले, क्योंकि उसका नुकसान बैकफायर कभी कभी चीजें कर जाती हैं। देखिए, बैकफायर पहले ये कह सकते थे कि डिटेक्टिव्स के नाम से लोग डरते थे कि भाई लड़की डिटेक्टिव है, या ये इनके घर में फीमेल, मेल भी आज भी मेल डिटेक्टिव है, तो थोड़ा लोग अवेयर होते हैं। कहते हैं ना, आप थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं या अलग से कॉन्सिडरेट हो जाते हैं कि वो देखते हैं कि भाई ये डिटेक्टिव है, तो थोड़ा वो चीज तो अभी भी है। बट ये कहो कि सिक्योरिटी या इससे कोई प्रॉब्लम है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज बल्कि आप अवेयर रहते हैं, सभी कुछ है, प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है उससे, क्योंकि सभी को पता है डिटेक्टिव से एज ए काम है। बट ये है कि डिटेक्टिव इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा मतलब एजुकेशन नहीं है या प्रॉपर कोई कोर्स नहीं है, तो जैसे जर्नलिज्म है या पीआरओ कोर्स है, इस तरह के कोर्सेस से डिटेक्टिव्स का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ भी हाँ, सर्टिफाइड नहीं है। आप हम बस तरीके से कह सकते हैं सर्टिफाइड या गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है। तो इस वजह से क्या है ना कि अक्सर लोग होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, तो वो डरते हैं कि भाई इसमें फ्यूचर क्या है आपका, या शादी भी कर रही होती है लड़की या लड़के से, तो कह देते हैं यार वो तो डिटेक्टिव है, पता नहीं कितना दिमाग चलाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो ये चीज आती है लड़कियों को शादी के टाइम, कई बार एक दो लड़कियों को सब फेस करनी पड़ी, यार डिटेक्टिव एजेंसी में काम करती है, हाँ। वो पता नहीं कितना दिमाग चलाएगी, क्या करती है, बहुत तेज होगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, एक शादी करना और एक परिवार देखना और एक जॉब करना, वो आपका वर्क है, ये हमारा पैशन है या वर्क है जी। आपको किसी को टीचर बनना अच्छा लगता है, किसी को पायलट बनना अच्छा लगता है, तो किसी को डिटेक्टिव बनना अच्छा लगता है। तो ये तो एक पैशन है कि भाई आपको क्या अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे फैमिली डिस्टर्ब होती है, तो ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता एटलीस्ट। तो आपका माइंडसेट तो थोड़ा सा वैसा रहता ही है ना, प्रोफेशन वाला। कभी कभी घर पे भी अप्लाई कर देते होगे, कभी कभी नहीं, घर पे अप्लाई नहीं होता। घर पर एक घर पर आप एक कहावत होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बस आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप एक पीएम भी हो ना, तो घर वालों के लिए आप वही हो, कोई मैटर नहीं करता। तो कोई मैटर नहीं करता, उनके लिए आप इक्वल हो। बट हाँ, ये कह सकते हो कि थोड़ा सा उसका अफेक्ट जरूर पड़ता है कि आपके सराउंडिंग में जैसे बच्चे हैं, आपके जो फैमिली है, तो वो ये जरूर सोचती है यार मम्मा से पंगे लिए तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, ये चीज जरूर होता है। तो वो चीज होती है थोड़ा बहुत, पर ऐसा नहीं है कि उससे आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग तो एंजॉय करते हैं सभी, कि भाई डिटेक्टिव है ऐसा है, तो जब बैठते हैं बात करते हैं तो सभी एंजॉय करते हैं इसको। पर डर नाम की चीज मुझे तो नहीं लगता कि कोई डरता है या सोचता है इसको। ठीक है, कभी आपके बच्चे को बुलाएंगे तब पता करते हैं। डेफिनेटली वो ज्यादा बता पाएंगे। डेफिनेटली। और आपने अभी जैसे बताया कि कोई कोर्स नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, पर ऐसा डिटेक्टिव एजेंट आपको लॉज वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, रिसेंट न्यूज के बारे में पता होना चाहिए। सो हाउ डू यू मैनेज ऑन? डेफिनेटली लॉज वगैरह को जो होते हैं कॉमन लॉज जिनको हमें जरूरत पड़ती है, तो उन लोगों को तो हम लोग नॉलेज में रखते हैं कि क्या लॉ चल रहा है, कैसा सिस्टम चेंज हो रहा है, इन चीजों को तो हमें अवेयर रहना पड़ता है।
क्योंकि हम आपके क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन भी जब भी दे सकते हैं जब हमें चीजें पता होंगी। अगर वो कहता है भाई 498 में केस दर्ज हो गया, तो हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि 498 है कि हाँ ये जी। है क्या, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कितना आपको एविडेंस चाहिए। तो इन चीजों के लिए हमें अवेयर रहना पड़ता है। मुझे ना आपने इतना सा बताया, मुझे ये जानना था कि कभी कोई क्लाइंट आया जिसने बोला हो कि मुझे सिर्फ मेल से करवाना है, फीमेल से नहीं करवाना है? क्लाइंट का प्रेफरेंस रहता है ऐसा कुछ? देखिए, एक चीज जो आप कह रहे हो ना, ये पहले काफी होती थी मेरे साथ कि अच्छा। जैसे कॉल आया कि भाई डिटेक्टिव ये से बात करनी है एजेंसी में, तो मैंने कहा बोल रही हूँ, आप बात बताइए क्या करवाना है। तो उनका छूटते वर्ड होता था, अच्छा साहब नहीं है। मैंने कहा साहब नहीं है, मैं ही करती हूँ इसको। कहा आप बताओ। कहते हैं तुम कैसे करोगे, ओके। आप तो लेडी हो, आप कैसे करोगे। मैंने कहा जैसे मेल्स करते हैं वैसे हम करेंगे। कि नहीं नहीं, मुझे नए हिसाब से बात करो। मैंने आपको उनसे ही बात करनी है तो एक डिफरेंट मैटर है, बट आपको काम करवाना तो आप बताओ कि नहीं नहीं, ये मैं हमें उनसे ही कराना है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स कई बार फेस हुई, बट अब थोड़ा थोड़ा ये कम हो रहा है। अब लोग नहीं करते, अब तो ऐसा होता है कि भाई फीमेल से ही काम कराना है मुझे। क्लाइंट ज्यादातर ये बोलते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है कि फीमेल से तो चीट नहीं करेगी, ट्रस्ट रहेगा। थोड़ा हो सकता है फाइनेंशियल भी इशू लगता हो उनको कि मेल से कम लेंगे। एक सबसे ज्यादा जो हमारी लाइन में प्रॉब्लम हो रही है कि ब्लैकमेल से डरने लग गए हैं लोग। ओके। क्योंकि कुछ छोटे जैसे होते हैं जिनका काम नहीं होता है, उनका काम होता है किसी तरह से आ जाता है, तो कई बार ब्लैकमेल कर लिया, कुछ कर लिया, कुछ जो चीजें होती रहती है मार्केट में। क्योंकि हर प्लस चीज के नेगेटिव होता है। हाँ हाँ, तो डेफिनेटली। कुछ नेगेटिव्स हैं, तो शायद उनको लगता है कि फीमेल्स हमारे साथ ये नहीं करेगी, तो शायद हो सकता है कि वो इसलिए प्रेफर करते हो। जबकि होता भी यही है कि ये रियलिटी है कि हम लोग जो अगर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद क्लाइंट को देने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके। तो हम लोग करते भी नहीं है ईमानदारी से। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं ईमानदारी से अपना काम करूँ। आप पे कुछ ऐसे अजीब से केसेस आए हो जिसमें आपको भी ऐसा शौक लगा हो? देखो, शौक लगने वाली जहाँ तक बात होती है, कुछ केसेस 90% ऐसे होते हैं जिनमें हम लोगों को शौक लग जाता है। अभी रिसेंटली मैंने एक किया था, छतरपुर का था। वहाँ पे मतलब लड़की थी आसाम की। तो जो टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है ना, मैं इससे टेक्नोलॉजी पर लेकर आ रही हूँ। जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, इन सब चीज़ों पर जब लोग बात करते हैं तो उनको लगता है कि रील जो दिखा रहे हैं आप, कि वो रियल है। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि रील अगर आप देख रहे हैं तो उसको आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं अगर रील वाले पर्सन से, तो उसको एक बार वेरीफाई ज़रूर करो कि रियलिटी क्या है इसकी। अगर आपको कुछ वर्क है या आप बात करते हैं, इंटरेस्ट है। क्योंकि उनमें भी यही हुआ था, उसने भी, लड़की ने इंस्टाग्राम पर उसकी रील देखी, तो लड़के को देखकर उसको ऐसा लगा कि बहुत हाई प्रोफाइल है, अच्छी प्रोफाइल है उसकी, बिजनेसमैन है कोई, और अच्छा स्मार्ट लुकिंग है। मैंने भी देखा था, तो डेफिनेटली ऐसा ही लग रहा था कि स्मार्ट लुकिंग है, ठीक है, लड़का अच्छा है। पर क्या हुआ, लड़की वहाँ से अपने घर से, उसके पीछे बातचीत उनकी स्टार्ट हुई और कब घर छोड़कर आ गई इसके साथ। तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि भई मुझे अपनी लड़की ट्रैक करवानी है, लड़की नहीं मिल रही है। तो हम लोगों ने जब ट्रैक किया तो जो कुछ क्लूज़ उनके पास थे, कुछ क्लूज़ हमारे पास, हमने इकट्ठे किए। करते-करते हम लोग ट्रैक करते-करते उसको पहुँचे छतरपुर, कितने साल एमपी की में। लड़की थी? लड़की थी 25-26 साल की। अच्छा। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ हमने उसको जब ट्रैक कर रहे थे, तो जब हमें लड़का मिला ना, तो हमारे सामने होते हुए भी हम उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज़ जो हमारी एक इमेज बनी हुई थी ना उसकी हमारे दिमाग में, वो उसके बिल्कुल जस्ट अपोज़िट थी। क्योंकि वो जो लड़का हमें दिख रहा था, जिसकी हमने रील्स देखी थी या जो देखा था, वो लड़का वहाँ खड़ा हुआ था। एक पोहा जो होता है उसकी रेडी लगाए हुए। रेडी लगाए? रेडी लगाई हुई थी उसने, और वो 7 से 10 बजे 3 घंटे के लिए लगाता था वहाँ पर मॉर्निंग में। प्लस उसका जो एक हाथ था ना, आप कह सकते हो यहाँ से उसका हाथ कटा हुआ था, जो कि कहीं भी किसी भी रील में हमें नहीं दिखा था कि इसका हाथ कटा हुआ। और इतना बड़ा एक्सीडेंट किसी का हो और वो ना दिखे तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, जो मैं भी थी, मेरी टीम थी, कि ये वही लड़का है या कोई और है। बट जब लड़की सामने दिखी तो फिर ना होने का सवाल ही नहीं था। मैंने कहा हो ना हो, लड़की तो हमें मिल गई। वीडियोस में कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि उसका कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं था कि उसका हाथ कटा हुआ है या ये 4th क्लास, मतलब इसका लो क्लास वर्क है, कुछ नहीं है। कहीं भी उसने अपने आप को इस तरह का शो नहीं किया। तो जो भी वीडियो शूट करता था ना, वो ऐसी जगह पर करता था जहाँ से लगे कि बहुत लग्जरी या बहुत अच्छी जगह पर वो रहता है, अपने कमरे को शो करता है, बट ऐसा कुछ नहीं था। और जो उनका एक कमरा था, आप कह सकते हो 10x10 या 10x12 का मैक्सिमम होगा, उसी में उनकी किचन, टॉयलेट, बाथरूम, जहाँ वो लोग रह रहे थे। जबकि लड़की एक अच्छे घर की लड़की थी वो। अच्छा। बहुत अच्छे घर की, आसाम से जो आए थे, पढ़ी लिखी फैमिली थी उनके घर। फैमिली में लड़की भी खुद भी एजुकेटेड थी, ऐसा नहीं था। पर पता नहीं कैसे इसने वो अट्रैक्शन, आप कह सकते हो ना, रील के उसमें फंसा कर इसको बुला लिया। फिर उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जब लड़की को, तो उसके
माँ थी, मदर थी नहीं, फादर आ नहीं सकते थे, तो उनकी सिस्टर और उसके हस्बैंड यहाँ पर आए। फिर उस लड़की को हमने निकलवाया कि क्योंकि उन्होंने कहा कि भई डर गए थे वो, क्योंकि उनको लगा कि थोड़ा-सा क लड़के की जो एटमॉस्फेयर जो था वो अच्छा नहीं था एक्चुअली। लो क्लास एटमॉस्फेयर था और वो भी झगड़े वाले लोग। ओके। मतलब जो उसके फ्रेंड्स थे अच्छी कैटेगरी के नहीं थे, क्योंकि हम लोग वहाँ काम कर रहे थे तो हमें तो पता लगना ही था कि क्या कैटेगरी के। तो जब उनको पता लगा तो वो आए, उन्होंने कहा भई हम अकेले लेकर नहीं जा सकते, आप हमारी लड़की को बाहर निकलवा दो। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो जब हमने कोशिश की, फिर किसी तरह से उसको लेकर आए वापस, उनको हैंडओवर किया, ले गए वो लोग लड़की को। तो काफ़ी मुश्किल भी था, क्योंकि एक्चुअली जो दिख रहा था ना हमें, वो वहाँ कुछ था ही नहीं। जो हम इमेज बनाकर गए, हमारे दिमाग में एक इमेज था कि इतना स्मार्ट होगा, ठीक होगा, अच्छी फैमिली होगी, तो सब कुछ ज़ीरो। लड़की भी फंस गई। लड़की भी फंसी हुई थी, उसके पास भी ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने पेरेंट्स को, उनके जो आए हुए थे सिस्टर और उसको, मैंने कहा आप शांति से इसको लेके जाओ, इसको टाइम दो, शायद इसको रियलाइज़ हो गया होगा कि ये कहाँ फंस चुकी है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड आपका है और जो इसका, ये नहीं रह सकती मैक्सिमम। तो जब हम मेरे साथ आई थी, मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी, मैंने कहा कैसा लगा? मैंने कहा तुम्हें रियलाइज़ है? कि हाँ मुझे रियलाइज़ है, मैंने गलती कर दी, ये मुझे पहले पता करवाना चाहिए था। वो लड़की जो कभी घर से नहीं निकली थी, आप ये मानो वहाँ से आसाम से निकलकर दिल्ली होते हुए छतरपुर पहुँच गई। एमपी में। हाँ, तो इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। मैं लोगों से बस यही देखना चाहती हूँ कि आप उसको वेरीफ़ाई करो, क्योंकि आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, आप अपना घर छोड़ रहे हो उसकी वजह से। तो आप उसको एक बार चेक तो करो कि रियलिटी क्या है उसकी, पर लोग नहीं करते। लड़कियाँ अक्सर, या लड़के होते हैं ना, गलती कर देते हैं। ऐसे एक और एक इंसिडेंट हुआ था, क्लाइंट था मेरा, यूएस में बैठा हुआ था। तो वो उनको भी ऐसे ही फेसबुक के थ्रू वो लोग मिले कि भाई लड़की से अटैचमेंट हो गया। बातचीत उनकी स्टार्ट हुई, तो लड़की ने कहा कि भाई शादी करने को तैयार हो, आप आ जाओ, मैं माँ से मिलवा देती हूँ। वो आए यहाँ पर, होटल में रुके, 3-4 दिन घूमे फिरे अपना, माँ से मिलवाया, उसने वापस चला गया। फिर जैसे ही वो मिलकर वापस गया, तो उसके बाद उसके लड़की के जो बताया था उसने कि मेरी मदर है और मेरा एक भाई है। तो थोड़े टाइम बाद पता लगा कि मेरे भाई की शादी है, कभी उसकी किडनी फेल हो गई, कुछ कभी उसका एक्सीडेंट हो गया, कभी मदर को कैंसर हो गया। इस तरह के इंसिडेंट उसके 2-3-4 हो गए एकदम से, कम मिनिमम 1 साल के अंदर। और 1 साल के अंदर-अंदर उसने क्या किया, लड़की ने वहाँ से, जो क्लाइंट ने मुझे भेजा था खुद, 1 करोड़ 25 लाख की रिसिप्ट थी वो, जो ये पे कर चुका था लड़की को उन सब बीमारियों के नाम पर, उन प्रॉब्लम्स के नाम पर। तो क्लाइंट को फिर जब इसने शादी के लिए कहा कि मैं अभी कैसे करूं, अभी घर में इतना बड़ा हादसा है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो बहलाने लग गई। तो क्लाइंट ने एक बार फिर बोला कि मैं इसलिए आपको हायर किया है कि मुझे रियलिटी जाननी है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार ऐसा ही कुछ बोल देती है। फिर उसको डाउट हुआ जब इतना देने के बाद। बाकी उसने कितने गिफ्ट दिए, क्या दिया, वो तो खैर मुझे नहीं पता। बट जो मेरे पास एक्चुअल उसका जो रिजल्ट था, या जो उसने रिसिप्ट भेजी, क्योंकि बाहर से जो भी पैसा आता है वो नंबर 1 में आता है जी। तो वो सारी ट्रांजैक्शंस उसने मुझे भेजी, तो उससे ये तो क्लियर हो गया था कि हाँ ये इतना पैसा दे चुका है। तो जब मैंने उसको वेरीफाई किया ना, तो जो उसकी माँ मिली थी वो लेडीज, तो हमें उसने जो फोटो बताया था कि ये उसकी माँ है, तो वो तो हमें नहीं मिली। बट जो एड्रेस वगैरह जब हम ट्रैक करते करते उसको फाइंड आउट किया, क्योंकि उसने सभी कुछ गलत बताया हुआ था उनको। बट किसी तरह से हमने अपना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके जब रियलिटी हमारे सामने आई, तो ये थी कि जो एक लेडी और एक आदमी जिसको वो भाई बता रही थी, वो उसका हस्बैंड था। वो उसका हस्बैंड था, और जो मदर बता रही थी वो उसकी मदर इन लॉ थी, और उसकी खुद की अपनी एक बच्ची भी थी उसकी 5-6 इयर्स की। बाप रे। तो हालांकि मैंने उनको तीनों के फोटो भेजे, मैंने कहा भाई ये हस्बैंड है और ये यहाँ पर रहते हैं, कि नहीं उसका हस्बैंड नहीं है, ये उसका भाई मैंने भाई, तो जब उस इवन इसके बाद भी जब लड़के ने उसको कन्फ्रंट किया कि भाई तुम्हारा भाई नहीं, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो लड़की का रिप्लाई और भी उससे ज्यादा अच्छा दिया उसने। कहती है पता है यहाँ पर ना लोग किराए पर मकान नहीं देते हैं ना, तो इसलिए मैंने भाई को हस्बैंड बोल दिया। बाप रे, तभी उसने नहीं किया। तब भी कन्फ्रंट नहीं हुआ। मैंने कहा अब कि नहीं, वो भाई इसलिए कह रही है, उसको मकान नहीं मिला है इसलिए वो उसने भाई बोला है, प्यार में। हाँ, मतलब वो उसका हस्बैंड नहीं है, आप कोई और आई प्रूफ दे सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई दे देते, और भी प्रूफ दे देते। उसके बाद हमने उसका वोटर आईडी कार्ड उसको भेज दिया एग्जैक्ट, कि मैंने कहा ये लो भाई वाइफ ऑफ ये लिखा हुआ है और हस्बैंड ये लिखा हुआ है। तब भी उसको ना काफी टाइम बाद बिलीव हुआ कि ये जो रिपोर्ट्स आई है जेन्युइन है, क्योंकि जब उसको वोटर कार्ड वगैरह मिला, तब फिर कुछ उसने और चीजें देखी, वेरीफाई की, दिमाग लगाया, तब क्लाइंट को समझ आया, तब जाकर लड़की ने कन्फ्रंट किया कि हाँ मैं मैरिड हूँ। पूरी फैमिली क्राइम कर रही थी।
पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी। सही। तो उसने पुलिस केस किया? आई डोंट नो, फिर हमारा काम फिनिश हो गया था तो फिर हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते क्लाइंट के साथ, तो लोग क्योंकि आपके पास क्यों? ये सारे ऐसा वही थे, पुलिस केसेस ही थे एक तरह से, आपके पास क्यों जस्ट नहीं? लाइक वो कह तो रहा था मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, आई थिंक कर भी दी थी शायद उसने, बट उसके बाद क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। और पिछले केस में जब वो लड़की चली गई थी, ये भी पुलिस केस वो ही भी बनता पुलिस केस था, उसमें भी पुलिस कंप्लेंट हो रखी थी। हो रखी थी, तो हाँ, पुलिस ने कुछ तो नहीं किया? पुलिस एक्चुअली क्या है ना, जब मैच्योर लड़की होती है तो पुलिस एक लिमिट तक काम कर सकती है, उससे ऊपर काम नहीं करती, क्योंकि उनको पता है अपनी मर्जी से गई है, इसमें हम क्या करेंगे। हाँ, पर वो पता तो लगा के देते हैं ना, ये नहीं, आपने पता लगाया? नहीं वो नहीं पता लगाते, फिर वो इतना भागदौड़ नहीं करते कि दूसरी स्टेट में जाएं या कुछ करें। बस वो इतना करते हैं कि अगर उनका मोबाइल नंबर चल रहा है तो लोकेशन ले लेते हैं या कुछ करते हैं, इतना नहीं करते कि उसके फ्रेंड्स को ढूंढें, उसके बारे में जाने, क्योंकि उनका रूटीन वर्क है, उनको और भी बहुत सारे काम होते हैं। इतने छोटे छोटे कामों को अगर वो करने लगे तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक लड़की को ढूंढना छोटा काम कैसे? लड़की माइनर होती है तो करते हैं ना फिर वो लोग। अच्छा, तो आपने उनके पास गए थे डिटेल्स निकलवाने के लिए? नहीं, डिटेल्स लोकेशन क्या है, कुछ ऐसे नहीं, हमें information? इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसको सिर्फ हमने अपने तरीके से, सिर्फ जैसे आप कह सकते हो सर्कल को ट्रैक कर करके धीरे धीरे उस तरीके से किया। तो डिटेक्टिव एजेंट के पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं चीजों को ट्रैक करने के? कुछ नॉर्मली idea? तो देखो जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं, जीपीआरएस वगैरह आता है आजकल, गाड़ियों वगैरह में लगा देते हैं, ट्रैकर वगैरह होते हैं, या फिर कैमरेस वगैरह होते हैं। मेन हमारा जो फोकस होता है वो कैमरे या हमारे फोन पर होता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। बाकी तो हम लोग अपने सोर्सेस यूज करते हैं या अपना माइंड यूज करते हैं। तो अब जैसे लड़की दूसरे स्टेट में थी, तो ये लोकेशन पता लगाया आपने कैसे, जब आपने पुलिस की भी हेल्प नहीं ली थी? एक्चुअली आदमी गलती करता है ना तो कहीं ना कहीं प्रूफ छोड़ता है, ओके। क्योंकि हाँ। कोई भी क्राइम भी करता है ना, क्रिमिनल भी अगर मर्डर करता है तो अपना प्रूफ छोड़ता है। हाँ। वो लड़की बाई ईयर आई थी तो बाई ईयर हमने किसी तरीके से वहां से उसकी डिटेल पता कर ली कि बाई ईयर आई है, तो बस उसके बाद हमारे क्लूज मिलते चले गए, क्योंकि उनके पेरेंट्स को पुलिस ने या जैसे भी हो कहीं उनको आइडिया था बाई ईयर ये गई है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे उसमें बढ़ते चले गए। तो आपने जैसे ये फ्लाइट्स के टिकट से पता लगाया, तो वहां पे जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने आपकी हेल्प की? कर दी थी, किसी तरीके से करवाई थी उनसे हेल्प, क्योंकि आप सोच सकते हो कुछ चीजें होती है छोटी मोटी जो हमें करनी पड़ती है, तो किसी तरीके से करवाई थी। या फिर जैसे वहां पर उनकी पुलिस इन्वॉल्व थी, क्योंकि एफआईआर तो उनकी हो रखी थी, तो एफआईआर के बेस पे उन्होंने भी इन्फॉर्मेशन लाके दे दी थी फिर आसाम पुलिस ने, कि भाई जो वो हेल्प कर सकते थे उन्होंने की, कुछ हेल्प हम जो कर सकते थे फिर हमने अपने तरीके से की। इस तरीके से हम लोगों ने काम को उसको अंजाम दिया था पूरा। तो अब अपने साइड से भी पैसे पे करते हो प्रूफ्स निकालने के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे फ्लाइट्स वालों को दिए पैसे या किसी और? नहीं, वो क्लाइंट पे करता है हमें। अच्छा, किसी और को अगर पैसे देने हो तो भी क्लाइंट ही पे करता है, क्योंकि ये सारा हम लोग इंडिविजुअल करते हैं, अपनी जेब से तो पैसे पे करके हम कर नहीं सकते। हाँ 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 हाँ। वो तो हमें डेफिनेटली क्लाइंट ही पे करेगा, तभी हम आगे काम करते हैं। तो जैसे मिसिंग केसेस के कितना नॉर्मली चार्ज रहता है? इसका कोई डिसाइड नहीं होता। अच्छा। क्योंकि डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो बंदा हमें कहाँ मिलता है। क्योंकि कई बार होता है कि अगर दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं तो एक नॉर्मल बजट होगा, यहाँ के एक्सपेंसेस कम होंगे। अब मान लीजिए छतरपुर जा रहा है वो, तो छतरपुर या एमपी में आप कहीं भी जा रहे हो, या बेंगलोर जा रहे हो, चेन्नई जा रहे हो, तो वहाँ का फेयर होगा, कुछ और एक्सपेंसेस अलग होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब वो डिपेंड क्लाइंट पर करता है वो कहाँ तक काम करवाना चाहता है। क्योंकि पर मिसिंग केस में क्या होता है, आदमी चाहता है कि सामने वाला मेरे सामने एकदम उसको दिखा दे, क्योंकि हमें एविडेंस देना पड़ता है कि ये देखो आपका बच्चा है या आपका जो भी पर्सन है वो ये रहा। जब हम उसको फोटो लाइव क्लिक करके भेज देते हैं ना, तो उसको ट्रस्ट होता है फिर। 1.25 करोड़ वाले का तो अच्छा पता है, बहुत ज्यादा हुआ है लैंग्वेज में यही बोलते। नहीं, वो अकेला नहीं है, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनके केस इस तरीके के आए हैं। और आजकल तो आप फ्रॉड की जहां तक बात करो, बहुत सारे फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स की तो आजकल कोई डिमांड ही नहीं है। पहले ये बीच में ट्रेंड चला था, लेकिन अब ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है ज्यादातर। तो फ्रॉड तो देखिए कहीं भी आप होते हो, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, बस थोड़ा अवेयर रह के इससे बचा जा सकता है। क्योंकि अगर वो बार बार आपके घर, उसके घर में एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो आप एक बार चेक तो करो एटलीस्ट। हाँ। कि आप ब्लाइंड होके देते जा रहे हो तो गलती तो आपकी भी है ना। वही तो ये चीज होती है थोड़ा सा। प्यार में अंधे लोग जो करना चाहे वही करते, बस वही होता है, आशिकी कुछ ना कुछ कराती है। सही बात है। हाँ, थैंक यू सो मच इतना सब, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने के लिए। वेलकम। जैसे ये अभी हमारा पॉडकास्ट गर्ल्स के लिए, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना चाहूंगी। आप बता सकते हो कि अगर कोई कोर्स नहीं है, कोई लॉ वो नहीं है, पढ़ाई नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, तो एक विमेन जिसको डिटेक्टिव बनना है वो अपनी जर्नी कैसे शुरू करे?
को इसमें आने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड और पेशेंस, 2 चीजें अगर आपके अंदर है तब आप इसमें आने के लिए सोचें सबसे पहले। क्योंकि पेशेंस इसलिए क्योंकि आपको कहीं पर भी 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे खड़ा होना है, बैठना है ना, आपको नहीं पता आपको गाड़ी के अंदर ही 6 घंटे आपको में बैठना है या 18 घंटे बाद आप उतर रहे गए, क्योंकि ये अक्सर होता रहता है हमारे साथ। तो बहुत सारी चीजें, और प्रेजेंस ऑफ माइंड के आप कोई भी सिचुएशन आए, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव है ना तो आप रिप्लाई कर सकते हो उस चीज को। तो इस चीज को हमें फोकस, अपने अंदर ट्रस्ट होना चाहिए कि हम इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो, कि आपको लगता है कि मुझे आना है, तो सबसे पहली बात है कि इसमें किसी से हमारे यहाँ पर कोर्स नहीं है इसका। कोई जैसे जर्नलिज्म का डिप्लोमा है या कुछ है, तो अभी तक वो इस चीज स्टार्ट नहीं हुई है। तो उसके लिए सिर्फ यही एक रास्ता है कि आप कोई भी अच्छी एजेंसी, जिस अच्छी रेपुटेटेड हो, उसको आप ज्वाइन करो, वहाँ अंडर उनके वर्क करो कुछ टाइम, उसके बाद फिर आप इसको स्टार्ट करो। क्योंकि और ये आप सोच कर आना चाहिए इस लाइन में कि अगर आप इस लाइन में आ रहे हो तो इसमें रिटर्न नहीं है, क्योंकि दूसरी लाइन में फिर आपको इतनी अच्छे से या कामयाबी नहीं मिलेगी। दूसरा, इस काम को करने के लिए आपके अंदर पैशन या जुनून होना चाहिए। रिटर्न क्यों नहीं है? रिटर्न ये है कि आप दूसरी कंपनी में जाकर जॉब करेंगे ना, तो आदमी आपको सस्पिशियस उससे देखता है कि यार डिटेक्टिव है, किसी ने भेजा तो नहीं है, कहीं कुछ और तो नहीं है, तो लोग थोड़ा सा वो करते हैं कि डिटेक्टिव का काम किया, आप हमारी एजेंसी में कंपनी में क्या करोगे। तो ये चीज आती है फिर उसके लिए। तो इसलिए उसको ना बहुत प्रिपेयर्ड हो गए, बहुत अच्छे से सोच समझ कर आना चाहिए इसमें। अच्छा, क्या गवर्नमेंट कोई वैकेंसी वगैरह निकालती है डिटेक्टिव एजेंट? नहीं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स के लिए कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट की साइड से। गवर्नमेंट डिटेक्टिव कैसे बने? गवर्नमेंट डिटेक्टिव्स के लिए तो फिर यही है ना कि आप सीबीआई सीआईडी वगैरह जो एजेंसियां हैं वही आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, डायरेक्ट आप प्राइवेट जहाँ वर्ड लगाए तो वो तो प्राइवेट ही हो गए, तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट के लिए तो आपको डेफिनेटली उनका ये सोर्स यूज करना पड़ेगा जो है। विच इज बेटर, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी या फिर ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड एजेंसीज, सीआईडी, लॉ, ये सब? देखिए, वो अपनी एक गवर्नमेंट एजेंसी, तो गवर्नमेंट एजेंसी अलग है, बट आप जो काम कर रहे हैं वो सबसे बेटर है। ये भी ठीक है। आप जो काम, क्योंकि मुझे तो प्राइवेट डिटेक्टिव बनना अच्छा लगा, तो मैं तो यही बोलूंगी भाई प्राइवेट डिटेक्टिव बेटर है। ये सब क्यों नहीं, गवर्नमेंट ओरिएंटेड वाले क्यों नहीं? देखिए, गवर्नमेंट में आपके ऊपर एक बाउंडेशन है, इसमें आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है बाउंडेशन, बट आप फिर भी फ्री है, आपकी जब मर्जी होती है आप काम कर सकते हो, नहीं मर्जी है तो आप मत करो। आपको कोई भी ऐसा काम आ जाता है कि आपको घूमने जाना पड़ता है, मान लीजिए वो हिल स्टेशन चला गया, तो डेफिनेटली आपको प्रूफ कलेक्ट करने हिल स्टेशन ही जाना है। तो वो आपका एंजॉय हो रहा है। गवर्नमेंट में तो आपको ये नहीं मिलेगा, पर फिर भी आप पर बाउंडेशन हो गई कि यार तुम यहाँ से यहाँ गए, क्यों गए? हमारे ऊपर तो कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि क्लाइंट तो हमसे नहीं बोल रहा ना कि आप क्यों नहीं गए या वहां पर थे, वो वहां थे, ऐसा हमारे साथ तो नहीं है। हम तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हम उसको एंजॉय करते हैं। जैसे रिसेंटली अभी हम लोग गए थे, एक हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड ने मुझे दिया हुआ था न्यू ईयर पर कोई केस, तो उसने कहा था कि मेरी वाइफ को मुझे डाउट है तो आप चेक कर लीजिए। मैं ठीक है, हम लोग उसको चेक कर रहे थे, पूरा दिन चेक करते रहे, हमें नजर नहीं आया। फिर जब हमने उसको कुछ पता करने की कोशिश की, किसी तरह से पता लगा मैडम का दिल्ली से बाहर है किसी हिल स्टेशन पर। ये टाइमिंग रहा होगा हमारा 4 बजे के आसपास शाम को। मैंने कहा यार ये तो बाहर निकल गई, अब क्या करें? क्लाइंट से बात की तो पता लगा कि दोनों ही साथ हैं, वो जिससे अफेयर है वो भी साथ है। मैंने क्लाइंट को बोला, मैंने भाई इससे अच्छा चांस नहीं है प्रूफ कलेक्ट करने का, आप बताओ क्या करना है? कहता आप जाओ। ओके, क्या उसने डन किया? मैंने कहा ठीक है। मैं थी, मेरे कलीग, हम लोग निकल गए इमीडिएट। तो उसको आप यकीन मानोगे, ढूंढते ढूंढते हम लोग 27-28 घंटे कंटिन्यू गाड़ी में घूमते रहे। 27-28 घंटे कंटिन्यू? दिन 24 घंटे का होता है? अच्छा, तो वही बता रही हूँ आपको, 27-28 आवर्स कंटिन्यू। फिर जब हम लोग जब कैपेसिटी डाउन हो गई, मैंने भाई अब रिलैक्स करते हैं, सुबह देखते हैं इसको 6 बजे। उसके बाद हमने सिर्फ 4 घंटे आराम किया और 4 घंटे बाद हम लोग फिर निकल गए। पर कोइंसिडेंट, क्योंकि ढूंढना था, करना था तो कानून करना था, क्योंकि इसको कहते हैं आप पैशन, जुनून। क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब तक जुनून नहीं होगा ना हमारे अंदर, हमें था कि एक दिमाग में सेटल था कि हमें उसको ढूंढना है, क्योंकि हमारी पूरी मेहनत खराब थी अदरवाइज। तो जाके जब ढूंढते रहे जाके, वो थोड़ी देर बाद वो हमें मिल गए, तो हमारा काम डन हो गया। उनके एविडेंस कलेक्ट किए, उसके बाद वो जो भी कर सकते थे वो अपना काम, हम अपना रास्ते, हम अपना घूमते फिरते हुए, अपना एंजॉय करते हुए वापस। तो एंजॉय भी हुआ, नई न्यू प्लेस भी देखने को मिलती है, वो भी क्लाइंट के पैसों पे और काम भी हो गया, क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश। तो डेफिनेटली मैं तो यही बोलूंगी कि प्राइवेट वर्क ज्यादा अच्छा। ये भी सही बात है। मतलब एज अ फ्रीलांसर या अपनी बिजनेस हो तो अलग से ही वो एक माइंड रिलैक्स तो रहता ही है अपने बिजनेस में, ये तो होता ही है, क्योंकि जॉब है। बट हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स? बिकॉज एक होता है कि आप
इंस्टा प्रोफाइल भी नहीं रख सकते, आप प्रोफाइल पे इंस्टाग्राम आई मीन सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हो सकते, सो हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आज की डेट में सोशल मीडिया जितना हो रहा है, अगर आप एजेंसी रन कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पे जा सकते हो। मैं हूँ सोशल मीडिया पे हर जगह। हाँ, बट एक होता है ना, आप चीजें दिखाओ, बिहाइंड द सीन्स दिखाओ, हाँ, हम लोग ये पूरी मार्केटिंग करते हैं। नहीं, वो चीज हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हालांकि जैसे आजकल रील्स या टीवी कास्ट होता है, सीरियल्स आते हैं, तो आप पहले कभी डिटेक्टिव्स का नाम नहीं आता था किसी सीरियल में। आप किसी भी सीरियल्स को आप देखेंगे तो अब डिटेक्टिव जरूर होता है। हाँ 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 हाँ। कि भाई डिटेक्टिव हायर कर लो, तो एटलीस्ट अब ये चलन बढ़ रहा है, तो अब सबको पता है कि डिटेक्टिव्स होते हैं और ये काम करते हैं। बट ये होता है कि अगर हम सोशल मीडिया पर हैं और आप देख रहे हो, आप अगर मेरे बेल नोन हो तो आप पहचान लोगे कि ये भावना है। अदरवाइज अगर मैं थोड़ा सा भी ड्रेसअप या कुछ भी अपना लुक चेंज करके जाऊंगी, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए आप पिक्चर डालते हो ना, थोड़ा हाँ जी। डिफरेंट ही डालते हो, थोड़ा अच्छा लुक लगे। हाँ 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 हाँ। पर आप जब रियल बेस में घूमते हो तो कुछ भी नहीं है। तो आदमी सोचता है यार होगा कोई, छोड़ो ना। हाँ हाँ। तो बस वो हमारा काम कर जाते हैं। तो इसलिए इतना हम लोग ज्यादा उस पर वो नहीं करते फोकस। ऐसा ना जेम्स बॉन्ड में दिखाते हैं कि उसको लड़ना पड़ता है, उसको मार्शल आर्ट आना चाहिए, उसको लड़ाई करनी आनी चाहिए। रियल लाइफ में क्या रहता है सिनेरियो? देखो, जेम्स बॉन्ड मूवीज में तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, जैसे रियल लाइफ और रियल लाइफ हाँ बहुत जी। डिफरेंट होती है। देखिए, जहां तक मारतोड़ का काम है तो वो हमारा नहीं होता, क्योंकि उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमारा काम होता है इन्वेस्टिगेशन पार्ट। जहां खत्म हुई, एविडेंस कलेक्ट हुए, क्लाइंट को दिए, दैट्स ऑल। अब उसको क्या करना है, कैसे करना है, वो उसकी प्रॉब्लम है। बट आप ये कह सकते हो, जैसे मान ली मेरा इंटरेस्ट रहता है कि यार चलो किसी की थोड़ी मदद हो सकती है तो कर दो, तो वो कर देती हूँ। बट हाथापाई या हाथ पैर तोड़ने की या किसी को लगाने की जरूरत पड़ती है तो ऐसा कम होता है। कम होता है, मतलब हुआ है आपके साथ? हाँ, वो होता रहता है, हुआ मिसिंग है। वगैरह केसों में होता रहता है। मिसिंग वगैरह केस? तो लाइक आपको आता है कुछ ऐसे, लाइक मार्शल आर्ट्स में कुछ नहीं, ये सीखा तो या नहीं, कैसे? ऐसे तो कोई आर्ट्स वगैरह ऐसे नहीं सीखी हुई है। बट हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत आप कह सकते हो यूपी मेड है तो कुछ तो हाथ पैर चलाना आता है। सही बात कि खाकर तो आने वालों में नहीं है। हाँ, तो अपने खुद को बचाने के लिए मारपीट की थी? नहीं, खुद को बचाने के लिए नहीं, बस उसको निकालने के लिए। इतना ऐसा कभी नहीं आया कि किसी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया हो। थोड़ा सा बताओगे क्या हुआ था, थोड़ा सा? एक थे, कपल थे, कजन्स थे, वो चाचा ताऊ जो होते हैं ना, हाँ जी। वो दोनों घर से भागकर आ गए थे कि भाई हमें शादी करनी है। रियल कजन भाई बहन, रियल कजन्स को खुद से एक दूसरे से शादी करनी? हाँ, घर छोड़ आए थे वो। ओके। तो लड़की माइनर थी, 18 साल नहीं हुए थे। यहीं पे गुड़गांव के पास आकर रह रहे थे, बिहार से आए थे। अच्छा, लड़का लड़की थे? मुझे लगा लड़के लड़के थे। नहीं नहीं, लड़की लड़के, कजन्स, बहन भाई। हाँ। तो यही गुड़गांव के पास रह रहे थे। तो केस पूरा हो गया, डिटेल हो गया, तब तक तो उनके पेरेंट्स से, उनकी वो बिहार में थे, पर जिन्होंने केस दिया था वो मामा वगैरह थे उनके, वो टैकल कर रहे थे मुझसे बात करके। तो जब मैंने उनको कहा भाई ये एड्रेस है, आप चले जाओ, तो कहते हैं ठीक है हम चले जाएंगे। तब तक तो काफी लंबी चौड़ी छोड़ रहे थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें। जब जाने का टाइम आया तो बस सरेंडर। मैंने कहा भाई आप जाओ, कहते फिर आ गए कि आप चलो हमारे साथ, हाँ आप निकलवा दो, आप खड़े रहना। मैंने कहा ठीक है हम खड़े रहेंगे। गए वहां पर, जब दरवाजा नॉक किया, मैंने कहा ठीक है, मैं लड़का मेरा दरवाजा नॉक करेगा, मैं नीचे खड़ी हूँ उसके पीछे, तुम इसके ऊपर दरवाजा नॉक करो, वो निकलेंगे तो हम देख लेंगे। कहते ठीक है। जब मैंने दरवाजा नॉक किया, पीछे मुड़कर देखा तो सारे के सारे गायब थे। भगवान, कोई भी नहीं। मैंने अपने कलीग को कहा, मैंने कहा यार ये सारे भाग गए, इस लड़की को हम क्या बोलेंगे, तो हमें जानती भी नहीं है। मैंने कहा चलो, मैंने कहा वापिस भी नहीं हो सकते क्योंकि हम दरवाजा नॉक कर चुके थे, फर्स्ट फ्लोर पर वो थे। तो मैंने कहा नॉक करके मैंने एक उसके लगा दिया, मैंने उठो गाड़ी में बैठो तुम पहले। यानी मैं क्यों बैठू, मेरी शादी कर शादी मामा को कहती है। मैंने कहा गाड़ी में कराती हूँ तेरी शादी, बैठ तो सही। बाप रे। तो ऐसे ही बस थोड़ा से 2-4 डायलॉग, थोड़ा लैंग्वेज अपना बोला उनको, थोड़ी सी जिस लैंग्वेज में थोड़े धमकाते हैं पुलिस वाले वगैरह जैसे। तो उसको लगा, भाई बच्ची थी, छोटी थी, नहीं समझ पाई कि क्या है, उसने सोचा कि कोई होंगे भाई। तो उठाया उसको गाड़ी में लेके, मैंने कहा लेके जाओ अब इसको। लड़के को मैंने कहा भाई तू भी चल, इधर इधर निकल। वो कहता है मैं नहीं जा रहा। मैंने मत जा, मैं लेने भी नहीं जा रही तेरे को। मैंने मुझे जरूरत भी नहीं है, तू यहीं घूम।
लड़के को छोड़ दिया, लड़की को छोड़ना ही ले था, हमें करना क्या था, सही हम बात कोई है। पुलिस केस थोड़ी करना था अपने ऊपर, भाई लड़की थी, उनकी माइनर थी, वो ले गए। हम्म, अब तुमने पुलिस केस करना, आप बुलाओ पुलिस को। अब वो अपनी बदनामी की वजह से उन्होंने वहाँ लोकल पुलिस को बुलाया नहीं। मैंने कहा वो आप देख लो क्या करना है भाई, आपकी परमिशन है, आपको लड़की से मिलवाना था, वो मैंने मिलवा दिया। मैंने कहा ये आपके घर तक पहुंच जाएगी आराम से, कुछ नहीं बोलेगी आपको। वो चली गई आराम से, क्योंकि उसको लग गया था एक दो, उसको लग रहा था कि कहीं दोबारा ना लगे। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में तो लगाया है, बट ये कभी नहीं हुआ कि हाथापाई हुई हो या मैंने खुद खाया हो। हालांकि इसकी भी हमारी जरूरत नहीं होती, बट ये है कि ठीक है, अगर एक कुछ थोड़ा उल्टा करने से अगर कुछ सीधा हो सकता है तो कोई बुराई भी नहीं है फिर। मुझे ऐसा लगता है। नहीं सही बात है। हाँ, क्योंकि वो लड़की की लाइफ बच गई या सेफ हो गई, क्योंकि वो फ्यूचर तो था नहीं उन दोनों का कुछ। हाँ ऑब्वियस सी बात है। हाँ क्योंकि भाई बहन भी थे ना, सोशल फ्यूचर था ना वैसे किसी को भी पता लगता तो कोई भी नहीं उनको अफोर्ड करता इस चीज को, क्योंकि रियल भाई कजन थे वो, तो इसलिए काफी फिर ऐसे तो हो जाता है। लेकिन वैसे कुछ अभी आपसे बात करते हुए एक और बस आया कि ब्लैकमेलिंग के केस भी आपने हैंडल किए कि लड़का ब्लैकमेल कर रहा हो लड़की को फॉर फोटोज और ऐसा कुछ ये भी होता है। भी होता है? कितने लाइक केसेस आते हैं ऐसे? देखो ब्लैकमेलिंग वाले केस में आदमी इतनी आसानी से बोलता नहीं है। हाँ क्योंकि अभी कोई केस जब मैं कर रही थी तो उसमें वाइफ ही ब्लैकमेल हो रही थी, वो 13-14 लाख के नीचे आ चुकी थी ब्लैकमेलिंग में, और जबकि उसके घर की कंडीशन ऐसी है, वो हस्बैंड उसका छोटा सा शॉपकीपर है। अच्छा। उसकी मैक्सिमम महीने की जो कमाई होगी 20-30 हजार होगी, वाइफ कुछ करती नहीं है। उसके बाद भी वो वाइफ उसकी 13-14 लाख का लोन उठाकर उसको दे चुकी थी, बिकॉज ऑफ समवन वाज ब्लैकमेलिंग हर फॉर फोटोज वगैरह। फोटो से फिर उसने किसी तांत्रिक से मिला दिया उसको, तांत्रिक ने उसको यूज किया, मतलब वो इतना ज्यादा ग्रिप में फंसती जा रही थी। आप एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से प्रोसिक्यूशन में वो उतारता जा रहा था उसको धीरे धीरे, और पैसे भी ले रहा था उससे। बाप रे। बट जब उसको कुछ हस्बैंड को कुछ डाउट हुआ तो उसने हायर किया था हम लोगों को, तो फिर जब हम लोग कर रहे थे ना काम, तो कुछ चीजें फिर कुछ अनऑफिशियल ऑफिशियली हम लोग अपने माइंड से जैसे कर सकते थे, उसको ऑब्जर्व जब हमने करना स्टार्ट किया ना, तब चीजें सामने आई। मैंने कहा नहीं भाई, ये अफेयर में नहीं है, ये तो ब्लैकमेल हो रही है, ये बंदा ऐसे कई लड़कियों को कर रहा है। तब जाकर उसको फिर तांत्रिक का भी उसका पता लगा, फिर उससे भी फिर मैंने कहा भाई अब करो। अब शायद उन्होंने पुलिस केस वगैरह जो भी है वो बाद में किया हो, बट हमने अपनी रिपोर्ट्स देकर उसको क्लियर कर दिया था। तो जो भी टैकल कर सकता होगा किया होगा फिर उसने। बट इस तरीके केस भी हो रहे हैं काफी। मुझे गूज़बम्प्स आ रहे, बाप रे कैसे कैसे चीजें हैं। एक्चुअली आजकल टेक्नोलॉजी और माइंड में ना सोचना या जरूरत से ज्यादा जो ख्वाहिशें होती है ना, वो इस तरीके की गलती कराती है। तो वो सब जल्दी से शॉर्टकट में सीढ़ी चढ़ना, तो फिर ये सब होता ही है कि जरूरत से ज्यादा कुछ मिल जाए तो प्रॉब्लम्स तो फिर आता ही है। ट्रू। तो बस वही हो रहा था उसके साथ भी। कोई मैसेज कुछ ऐसा जो आप विमेंस को देना चाहें जो डिटेक्टिव बनना चाहती हैं, जिनके अंदर ये डिजायर है? देखो, अगर कोई भी डिटेक्टिव बनना चाहती है या ऐसा करना चाहती है, तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी अच्छी एजेंसी ज्वाइन करे और अपने माइंड से ना फुलफिल प्रीपेड होकर आए कि भाई मुझे यही करना है, तब तो वो कर सकते हो। आपके अंदर अगर जुनूनियत है या पैशन जैसा हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज तो फिर कोई फायदा नहीं, टाइम पास करने के लिए तो जॉब नहीं है ये। सही बात है, क्योंकि इसमें एक गलती भी आपकी कुछ भी करा सकती है। क्योंकि इसमें रिस्क भी होता है, टाइम वेस्ट भी होता है, और अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस होने के लिए किसी भी फील्ड में आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ट्रू। तो अगर आप मेहनत कर सकते हो और ये सब चीजें हैं आपके अंदर क्वालिटीज, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करो किसी को भी। आप एक सक्सेस इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। थैंक यू सो मच भावना जी, इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताने के लिए। सीरियसली मैं शायद फिर से एक बार आपको और बुलाऊं ऐसे कुछ इंसिडेंट जानने के लिए, पर आज के लिए थैंक यू सो मच आने के लिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।